जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप लोगों ने ऑडिट साइकिल देखा। अजलाल साहब ने बताया, फिर जैन साहब ने बताया कि हमने सैम्पलिंग कैसे करना है, और फिर इनाम साहब ने बताया कि मटेरियलिटी क्या है, ये उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। इज इट नॉट ऑडिबल? ओके। अभी हम पहला एक प्रैक्टिकल एरिया देखने जा रहे हैं एग्जीक्यूशन का, कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मेरा ख्याल है कि बहुत आसान एरिया भी है, और जब आपकी प्रमोशन जूनियर से सेमी सीनियर पे हो जाती है तो टेक्निकली छोटे छोटे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हम ऑडिट करना शुरू कर देते हैं। स्टिल इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि देखने के लायक हैं, या जिनको कि डिस्कस किया जाना चाहिए। सब लोगों ने बात की, आप लोगों को भी पता, और मेरा ख्याल है कि शायद आप लोगों को मुझसे ज्यादा ही पता होगा। आई जस्ट ट्राई टू गैदर दोज थॉट्स कि जब आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ऑडिट करते हैं तो किन चीजों को देखना चाहिए। तो जहां जहां पे लगे कि मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं तो जस्ट रेज योर हैंड्स। जब मैं इस सेशन को प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे जहन में एक अप्रोच ये आई कि से आई एम जस्ट प्रमोटेड एज ऑडिट सेमी सीनियर और ऑडिट सीनियर, और मुझे एक ऑडिट करना पड़े पहली मरतबा किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, और सपोज करें कि वो एक ऐसा ऑडिट क्लाइंट है जिसकी के पिछले साल की फाइल भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि आमतौर पे ऑडिटर्स क्या करते हैं, तो जस्ट गो थ्रू द वर्किंग पेपर्स ऑफ द प्रायर ईयर, उसके बाद उसको देखा, कुछ चीजें सीधी पदरी की, और फिर उसके बाद आगे चले गए। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी सीमेंट का ऑडिट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल, या मैंने मिसाल के तौर पे पीआईए एक ही है और पीआईए कराची में है, मैंने लाहौर में कभी भी पीआईए का ऑडिट नहीं किया। अब अगर पीआईए का ऑडिट लाहौर में आ जाए और से कि हम उसके ऑडिटर अपॉइंट हो जाएं, और से कि मेरी पहली जॉब और मैंने पीआईए के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ऑडिट करना हो, तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए? विद दिस माइंडसेट आई हैव ट्राइड टू प्रिपेयर दिस प्रेजेंटेशन, बट देन लेट्स सी कि इसमें आगे चीजें कैसे ट्रांसपायर करती हैं। जब आप ऑडिट प्लान करते हैं तो आपका पहला डिलीवरेबल, बल्कि मेजर डिलीवरेबल जो सा है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट है। मे बी इसके साथ दो चीजें और जाएंगी। एक आपका बोर्ड लेटर जाएगा जिसे आप ट्रांसमिटल लेटर कहते हैं, और एक आपका एंड में मैनेजमेंट लेटर जाएगा। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने प्रिपेयर करके अकाउंट्स के साथ अटैच करके देने हैं। तो ये मेरी पहली आउटपुट है, मेरी पहली आउटकम है, ऑडिट रिपोर्ट जो कि मैंने इशू करनी है। अब जो ऑडिट रिपोर्ट है, पाकिस्तान में मेजर जो इकोनॉमीज के सेक्टर है हमारे पास, उनको जो ऑडिट रिपोर्ट कवर करती है, वो ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन 2018 बाय एससीसीपी है। दैट इज गॉट 6 एनेक्चर्स, जिसके अंदर के तमाम रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स हैं। और ये पहला ओपिनियन है जो हमने देना है। हम सब लोगों को मोर और लेस सिर्फ जुबानी ही याद है। अगर मैं एक मिनट के लिए इस ओपिनियन को देखूं तो ये ओपिनियन शुरू कैसे करता है कि वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फलानी फलानी कंपनी, which comprises what? The statement of financial position, the statement of profit and loss account, your comprehensive income, your statement of changes in equity, and then your cash flow statements. इसके साथ आपकी क्या चीज आती है? आपकी पॉलिसीज आती हैं और अदर इंफॉर्मेशन आती है। मैंने कुछ चीजों को तो अंडरलाइन किया है, और एक चीज को येलो किया है, ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस है, ये रेफर करता है आपके उस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को जो कि आपने कलेक्ट कर लिया है। अब जब आपने वो चीज कलेक्ट कर ली तो आपने देखा कि 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपका इंपैक्ट आएगा। आई डोंट नो, वर्क नहीं कर रहा। जिनके ऊपर आपका इंपैक्ट आएगा। अब अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात करूं, तो जब मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को उठाया और इसका मैंने ऑडिट करना शुरू किया, तो उसका इंपैक्ट इन पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाने वाला है। मैंने अपने जो फिक्स एसेट्स हैं या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, इसे देख लेना चल रहा है कि नहीं, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन,
थैंक यू। तो जो मेरा पहला इंपैक्ट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, जो कि बैलेंसेस हैं, वो मेरे आएंगे बैलेंस शीट में। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो क्या होगा कि जो मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो मेरा P&L के अंदर जा रहा है। अब अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करूं तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या जा रहा है? क्या? रीवैल्यूएशन सरप्लस, यू ऑल नो इट। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करूं तो उसमें क्या जाने वाला है? यही चीज क्लोज होकर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगी। आपका जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है वो वहां पर जाएगा। आपका जो रीवैल्यूएशन से निकल के आपके एक्यूमुलेटेड सरप्लस या लॉसेस जो भी इक्विटी है उसमें जा रहा है वो वहां पर जाएगा। तो एक मूवमेंट मुझे वहां से नजर आ रही है। आखिरी चीज बच गई कैश फ्लो। तो कैश फ्लो में मेरी 4-5 चीजें जाएंगी। जो सबसे पहले ऊपर एक एडजस्टमेंट्स का ब्लॉक होता है उसमें मेरी डेप्रिसिएशन जाएगी, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट जाएगा। जब मैं नीचे आता हूं तो मेरी एडिशंस एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएंगी, और जो मैंने चीज बेची है इसका डिस्पोजल आएगा। इसका मतलब ये है कि जो 5 स्टेटमेंट्स हैं और जो येलो में मैंने हाईलाइट किया, ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस, तो जो मेरे वर्किंग पेपर है उसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैंने कब कब क्या क्या काम कैसे करना है, ताकि मैं उसको वहां वहां से उठा के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके चला जाऊं। या जब मैं पूरा ऑडिट कर चुकूंगा और जो मैंने एंड में वो डमी बनानी है अपने पार्टनर को रिव्यू करवाने के लिए ऑन अ लाइटर नोट, ताकि ज्यादा बैंड ना बजे, तो सारी चीजें रेफर होनी चाहिए कि किस वर्किंग पेपर में क्या था, वो फिगर कैसे डेवलप हुआ, और वो फिगर मेरे कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से पार्ट में कैसे जा रहा है। तो ये प्लानिंग भाई मुझे पता होनी चाहिए। अब अगर मैं ओपिनियन के अगले पैरा में जाऊं तो ओपिनियन का अगला पैरा मेरे लिए फ्रेमवर्क सेट कर रहा है। अब मेरे जिस भी कंपनी का जो मेरी जिंदगी में आएगी, मैंने कभी भी ऑडिट करना है, फ्रेमवर्क मेरे सामने ही आ गया है कि मेरे ओपिनियन में जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है एंड जो एक्सप्लेनेशंस मुझे मिली हैं, इसका मतलब है यहीं पर ही, और आई थिंक मुझे एक सेपरेट डॉक्यूमेंट पे MRL तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। हर वो चीज जो मैं कर रहा हूं करने के बाद वर्किंग पेपर में डाल के, अगर मुझे लगता है कि मैंने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेनी है, तो ये जो एक्सप्लेनेशंस गिवन टू अस है, इस वाले वर्किंग पेपर को, मैं भी आपको एक वर्किंग पेपर भी दिखाऊंगा, इस एक्सप्लेनेशन को आप वहां पे लिखना शुरू कर दें कि मैंने अपने क्लाइंट से क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, ताकि एंड में आप कोई चीज भूल ना जाए। गो के ऑडिट कर लिया, MRL is icing the cake, but still this is an important piece of audit procedure that you have to do। और अपने क्लाइंट से MRL जब लेना है तो आपको पता होना चाहिए भी मैंने ये लेना है, कि सारा आप साथ साथ प्लान कर रहे हैं। अब वो कहता है कि जो भी तुमने P&L बैलेंस शीट में वगैरह वगैरह किया है, उसमें नीचे वाली ग्रीन लाइन को देखें, इट कंफर्म्स व्हाट विद अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। A, B gives the information required by the Companies Act। क्योंकि जो भी पाकिस्तान में कंपनी होगी, चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो, तो पहले तो वो कंपनी के तौर पर ही बनेगी। तो हमारा कंपनीज एक्ट इज द मदर लॉ, जिसके अंदर के डिस्क्लोजर्स हर जगह पर जाएंगे। बाकी जो डिस्क्लोजर्स हैं जैसे बैंकिंग वगैरह के हैं, वो फिर इसके ऊपर एड ऑन होंगे, कंपनीज एक्ट। और फिर तीसरे नंबर पे कहते हैं कि अब ये मुझे क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने अपने ऑडिट को तैयार करना है, ऑडिट का क्या मतलब है? वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए एक बेंचमार्क होगा ना आपके पास। मेरे पास वो बेंचमार्क क्या है, जिसको देख के मैंने कहना है कि जो क्लाइंट ने अकाउंट्स मुझे दिए हैं वो ठीक हैं कि नहीं। तो वो बेंचमार्क मेरे पास अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क है, जो कि पाकिस्तान में क्या है, इट कैन बी IFRS, it can be IFRS for SMEs, it can be AFRS revised by ICAP, it can be जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं फॉर NPOs। तो आपके पास ये 4 फ्रेमवर्क्स हैं। इसके बाद अगर आप स्पेसिफाइड सेक्टर में चले जाएं तो आपके पास बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है, आपके पास इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, आपके पास मुदारबा कंपनीज का ऑर्डिनेंस है। ये 3-4 तो मुझे मोटे मोटे याद हैं। तो ये सारी चीजें, या NBFCs का हो सकता है फ्रेमवर्क को। तो आपके अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में आपने देखना है कि ये चीजें कवर्ड हैं, फिर आपने देखना है कंपनी लॉ में चीजें कवर्ड हैं, फिर आपने देखना है कि अकाउंट्स इसके मुताबिक बने हैं कि नहीं। इसका मतलब है कि बहुत सादगी से अगर आप अपने ऑडिट को प्लान करते हैं
तो इन चीजों को पढ़ के कंट्रोल एफ दबाएं, जहां जहां पे आपके एसेट्स आ रहे हैं उन सारे सेक्शंस को ले लें और देखें कि वो सारी कंप्लायंस कैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है कि नहीं। जहां पर आ रही है वो नोट्स में चला गया, और हर वो चीज जो कि क्लाइंट कहता है मेरे ऊपर तो नहीं लगती, वो आपने जो ये एक्सप्लेनेशन गिवन वाला पार्ट है वो एमआरएल में ले लें कि क्लाइंट कह रहा है मेरे ऊपर नहीं लगती। तो यहां तक मेरा ख्याल है कि जिंदगी आसान है। आई रियली अप्रिशिएट इफ यू पुट वेरी स्मॉल क्वेश्चंस साइड बाय साइड, ताकि वो मतलब मुझे सिर्फ सुने नहीं, आप किसी भी फर्म का नाम लिए बगैर, किसी भी क्लाइंट का नाम लिए बगैर जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है साथ ही पूछ लें। सो आर वी हियर ऑन द सेम पेज? डिड यू रेज योर हैंड? जी। क्लाइंट जो है बेसिकली आपका सीवीएफ के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। भी इसको फिक्स्ड एसेट्स में हम डील करेंगे। अच्छा, ओके। तो आई डोंट अब वांट टू क्या गेट समझाते क्विट, हैं हाँ हाँ, उसको? आई डोंट वांट टू गेट क्विटेड, बट वो एक कोई शेर नहीं बड़ा मशहूर सा अल्फाज के, वो पता नहीं चुनाव ने मुझे रुसवा कर दिया। तो यार जो भी आप सीवीप ले रहे होते हैं उस सीवीप में भी तो इम्पेयरमेंट आ रही होती है, या उसके अंदर भी तो कोई डिटीरियरेशन हो सकता है आ रही हो। तो आप अपनी सीवीप की पॉलिसी देखें, उसके अंदर आप लिख रहे होते हैं कि मैं से कॉस्ट लेस उन अलाउंसेस को ले रहा हूँ। हो सकता है वुड हैव यूज्ड एन इनअप्रोप्रिएट वर्ड डेप्रिसिएशन टू यू, लेकिन जब उसने अपना सीवीप कंप्यूट किया तो उसने देखा होगा कि जो मैंने चीज बनाई है उसमें इतनी कमी आ गई है, उसने उस अलाउंस को उसमें कंप्यूट कर दिया हो। जी लफ्स डेप्रिसिएशन गलत है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो मेरा ख्याल है कि ठीक है। थैंक यू सर। ठीक हो गया? ओके। हाँ, अच्छा, अभी जिंदगी सारी खत्म नहीं हुई है, अभी सिर्फ ऊपर वाला ओपिनियन था। अभी नीचे अदर रेगुलेटरी जो वगैरह वगैरह है, अभी उसके ऊपर भी मुझे ओपिनियन देना है। वो भी कहता है यार जो कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की हैं वो प्रॉपर की हैं। उसके बाद फिर एक और बड़ा एक क्रिटिकल सा ओपिनियन मांगता है कि जो तुमने 5 स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो कंपनीज एक्ट की कंफॉर्मेंस में थी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट की कंफॉर्मेंस में थी, एंड रिटर्न्स की भी कंफॉर्मेंस में थी। तो रिटर्न से यहां पे जो मुराद है, ये वो मुराद है जो कि आप कंपनीज एक्ट के तहत या रेगुलेशंस के तहत डिफरेंट फॉर्म्स फाइल करते हैं। तो जब वो आप अपने फॉर्म्स फाइल करेंगे वो भी आपके रिटर्न्स हैं। कोई बंदा जिसने कॉर्पोरेट में कुछ अर्सा काम किया हो, कोई ऐसा फॉर्म आपको पता है जो एसेट से रिलेटेड हो सकता है? हम्म। आप बेसिकली जब अपने एसेट प्लेज कराते हैं तो फॉर्म फाइल होता है। फिर जब वो आप लोन शोन अपना पे कर देते हैं और वो आपका प्लेज खत्म हो जाता है, वो आप एक और फॉर्म फाइल करते हैं। एक तो सादा सादा एग्जांपल ये आपके पास रिटर्न्स की। अच्छा, आपको ये पता है कि अगर कंपनी ने अपने मेजर क्लास ऑफ एसेट्स का एक साइजेबल पोर्शन बेचना हो तो वो ऐसे नहीं बेच सकती। व्हाट डू दे नीड टू डू? दे नीड टू गेट परमिशन इन एजीएम, और वो परमिशन कितने अरसे के लिए वैलिड है? 1 साल के लिए। साल के अंदर आपने नहीं बेचा तो फिर आपने क्या करना है? अगली एजीएम पे जाके फिर दोबारा परमिशन लेनी, यार मैं नहीं बेच सका, मैं दोबारा बेचने लगा हूं। तो दैट नीड्स टू बी फाइल्ड विद द एससीसीपी। अब वो सारे के सारे रिटर्न्स हैं जो आपने देखने हैं, क्योंकि जो अकाउंट्स आप फाइल करने जा रहे हैं, ऑडिट करने जा रहे हैं, वो जो क्लाइंट ने आपको बना के दिए हैं, उनके अंदर आपने इंश्योर करना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी, जो कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट थी, और जो रिटर्न्स थी, उसके अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है अब वो मेरे अकाउंट्स के साथ डिटो टैली करती है। यहां तक भी आगे आगे उसके आगे एक और लफ्ज आता है, इन्वेस्टमेंट्स मेड, एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द ईयर वर फॉर द पर्पसेस ऑफ द कंपनीज बिजनेस। अब आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है, फिक्स एसेट क्या हमारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है? हमारे दिन में तो इन्वेस्टमेंट आती भी शेयर ले ली कंपनी ने, लेकिन अगर आप कैश फ्लो के व्यू पॉइंट से देखें तो बाहर क्या, दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपके एसेट्स का परचेज करना। आपने जो एक्सपेंडिचर किया है, किस तरह का एक्सपेंडिचर किया है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज एन एक्सपेंडिचर विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल, गारंटीज आपने दी हैं।
आपने गारंटी लेने के लिए अपने ही किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अगेन प्लेज वगैरह करा दी है। तो अब इन सारी चीजों को आप रिलेट करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, जिसका क्या आप ऑडिट करने जा रहे हैं। जब आपने ये सारा कर लिया तो अब आपने देखना है कि जो मैंने रिपोर्ट देनी है, जिसके लिए मेरी अकाउंटेबिलिटी थी, वो तो थी ये वाली। अब करूं क्या? ऑडिट करना है। ऑडिट करते हुए यार मेरा ख्याल है कि जो ऊपर वाली 5 चीजें हैं, ये आपके लिए गाइडलाइन है कि इसको देखना है, और उस गाइडलाइन या उस इंपेडिमेंट को देखने के लिए जो नीचे वाले 4-5 चीजें हैं, वो आपके लिए टूल्स हैं। आपने देखना है कि आइजाज क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर, IFRS या IAS क्या कहता है, कोई कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है तो वो देख लो क्या कहती है, क्या कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी है। यहां पर आकर हम फंस जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री I basically begun at 6:15. I'll try to wrap it up by almost 7:25, because then the other part, the remaining part would be done by then. So I'll try to finish it up in next 45 minutes. इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आ गई। यहां पर हम वीक होता है, हमें पता नहीं होता जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसकी कोई इंडस्ट्री की भी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अब मैंने PIA का ऑडिट तो पकड़ लिया है, ऊपर से मुझे सीनियर भी बना के भेज दिया है। अब मैं जहाज जो गिनने जाऊंगा तो मुझे क्या पता जहाजों के साथ क्या करना है, तो मैं नहीं करूंगा तो मेरा ऑडिट खराब हो जाएगा। तो इसलिए मुझे इसका पता होना चाहिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। SECP ने, स्टेट बैंक ने, स्टॉक एक्सचेंज ने, ICAP ने क्या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दी है? बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप ICAP की वेबसाइट पर जाके देखें, वहां पे TRs पढ़े हैं, सर्कुलर्स पढ़े हैं, गाइडेंसेस पढ़ी हैं, और पता नहीं क्या कुछ पढ़ा हुआ है। इन सबको देखने के लिए आप क्या करें, ICAP ने इलस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हैं, एटलीस्ट उसी खांचे को स्टार्ट करें और फिगरें भरना शुरू कर दें, अंग्रेजियों को वेरीफाई करना शुरू कर दें। तो जहां जहां पर आपके ऑडिट प्रोग्राम में कोई कमी है, वो आपकी फिल इन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको सामने देख के अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। ऑडिट प्रोग्राम देख के फिर मैंने ऑडिट करना है, मैंने अपने वर्किंग पेपर को उस तरीके से, उस जो खांचा है मैंने उसको सेट करना है। वो सेट करूंगा तो मैं क्लाइंट को अपनी रिक्विजिशन दूंगा कि यार मुझे ये चीजें दो, क्योंकि आई नीड टू परफॉर्म द ऑडिट। क्वैब की एनुअल रिपोर्ट्स है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड हर साल आके कहता है कि बहुत सारे फर्म्स ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो अब वो किया है या नहीं किया, मेरे लिए गाइडेंस है कि जो मुख्तलिफ फर्म्स ने नहीं किया एटलीस्ट मैं उसे कर लूं, ताकि मेरा ऑडिट ठीक ठीक हो जाए। सिलेक्टेड ओपिनियंस पढ़ लें, सर्कुलर पढ़ लें, टेक्निकल रिलीजेस पढ़ लें। Even if you start going through selected opinions, you'll come to know that there's a different way of looking at things. वो कितना different angle है। Orders by SECP, I'm pretty sure बहुत कम लोग ये काम करते हैं। मैं एज अ प्रैक्टिस फर्म में जो एक काम करवाता हूँ, जो बहुत सारे बच्चे फारिग बैठे होते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है क्यों करवा रहा है, बट देन दिस इज एन एक्सीलेंट टूल। गो थ्रू ऑल द ऑर्डर्स विच आर ऑन SECP's वेबसाइट एंड जस्ट सी कि डिफरेंट फर्म्स को या डिफरेंट कंपनीज को SECP ने पिनलाइज क्यों किया है। जिधर जिधर पिनलाइज किया उधर उधर उठा लें और अपने ऑडिट प्रोग्राम्स एंड वर्किंग पेपर उसके लिए आप अमेंड कर लें। एंड देन अदर वेब बेस्ड रिसोर्सेज, बहुत सारी बिग फोर फर्म्स हैं, उसके अलावा बहुत सारी बड़े अकाउंटेंसी नेटवर्क्स हैं। इन सब की वेबसाइट पे देखें तो इन्होंने बहुत अच्छे ऑडिट स्टैंडर्ड्स के टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। मेक यूज ऑफ देम, इट्स अ फ्री पब्लिकली अवेलेबल मटीरियल। बाय यूजिंग देम, स्ट्रीमलाइन व्हाटएवर यू नीड टू डू। ये बनाई मैंने ही है, थोड़ी सी घिचमिच वाली स्लाइड है, लेकिन इसको बनाने का पर्पस क्या है। व्हाट डिड आई डू, आप जब ऑडिट कर चुकेंगे और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब कोई भी बंदा बेंचमार्क करेगा कि भी आपने ठीक वाले अकाउंट्स दिए या नहीं दिए, तो सबसे पहले देखेगा कि जो स्टैंडर्ड चाहता था तुमने क्या अपने अकाउंट्स में वो दिया कि वो नहीं दिया। तो उसको कैसे पता चलेगा, वो क्या करेगा, वो स्टैंडर्ड में जाएगा और देखेगा उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आई हैव सिंपली कॉपी पेस्टेड द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन बाय IAS 16। असली टेक्स्ट मैंने छाप के जो काम की चीज है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। वो कहता है यार मेजरमेंट बेस बता दो, डेप्रिसिएशन मेथड बता दो, यूजफुल लाइफ बता दो, कैरिंग अमाउंट बता दो, कि इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो बता दो, रिकॉन दे दो, हेल्ड फॉर सेल है, एसेट्स अक्वायर्ड थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशंस, आपका कोई मर्जर हुआ है, डीमर्जर हुआ है, कुछ भी हुआ है आपका, कोई रिवैल्यूएशन की है, इम्पेयरमेंट लॉसेज हैं,
डेप्रिसिएशन के अमाउंट, नेट एक्सचेंज डिफरेंस नंबर 8, ये आपको बड़े कम कम अकाउंट्स में मिलेगा। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप कोई बड़े अकाउंट देखें किसी कॉन्ग्लोमरेट के जिसमें उनकी बहुत सारे मुल्कों में या बहुत सारे सेक्टर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो। तो जब वो मल्टी कंट्री जब वो एक आएगा तो उसका जो नेट एक्सचेंज गेन या लॉस है वो उनके ओसीआई के थ्रू बाद में जा रहा होगा उनके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो ये आपको सिर्फ वहां से नजर आ सकता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन टाइटल, प्लेज्ड एज सिक्योरिटी मिसिंग होता है बहुत सारी जगहों पे। आपने जो एक्सपेंडिचर किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट है। अच्छा, 74A बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई ऐसा एसेट बनाया है जो कि आमतौर पे आप नहीं बनाते होते और वो आपने बेच दिया है बना के। तो अगर वो बेचे तो उसकी जो खरीदो फरोख्त से जो पैसा आपको आया है और फायदा नुकसान हुआ है वो आपने अकाउंट्स में कहाँ डिस्क्लोज किया है। ओके, उसके बाद वो फिर वही कहता है डेप्रिसिएशन मेथड बता दो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको बता दो। इन सारी चीजों को देखने का तरीका क्या है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी एकेडमिक। मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने IAS 16 के डिस्क्लोजर्स को वर्बटिम टेक्स्ट जो सा है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। देखना ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि अगेन to same example, I am the auditor of PIA. This is the first year audit. I don't have the last year working papers, and what I need to do is I need to design the entire audit process myself. मैंने ऑडिट प्रोग्राम भी खुद बनाना है, वर्किंग पेपर भी खुद बनाने हैं, ओपनिंग बैलेंस भी मैंने वेरीफाई करने हैं। तो मैं चलूंगा कैसे, मैं चलूंगा इससे। ये भी कुछ रिमेनिंग छोटे मोटे डिस्क्लोजर से ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहते हैं यार कि ना ये हम तुम्हें एनकरेज कर रहे हैं कि तुम ये चीजें डिस्क्लोज करो, लेकिन अगर नहीं करते तो कोई मनाही नहीं है, ना भी करो तो खैर है। तो ये चारों इनकरेज कर रहा है कि अगर कोई तुम्हारे टेम्पोरली कोई आइडल एसेट्स हैं, कोई ऐसे फुली डिप्रिशिएटेड एसेट्स हैं जो कि स्टिल यूज हो रहे हैं, वो एसेट जिनको तुमने एक्टिव यूजफुल लाइफ से रिटायर कर दिया है, या अगर तुम्हारी फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की उसकी कैरिंग वैल्यू से मटीरियली डिफरेंट हो, तो मुझे इसकी यूं समझ आती है कि कॉस्ट मॉडल था। और हम IAS 16, इफ आई स्पीक हिस्टोरिकली, ये वन ऑफ दोज ओल्ड स्टैंडर्ड्स रह गया है जो स्टिल अपने एसेट्स को बेंचमार्क ट्रीटमेंट कॉस्ट है। इसका अलाउड अल्टरनेटिव जो पहले जमाने में हम पढ़ते थे वो फेयर वैल्यू है। इसके बाद अगला स्टैंडर्ड आया था IAS 40, उसने कहा था कि नहीं तुम फेयर वैल्यू पे कर लो और लेकिन कॉस्ट भी कर लो तो फेयर वैल्यू बता देना। फिर जब IFRS आने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, नाउ यू हैव टू गो टू द फेयर वैल्यू मॉडल। तो शायद उस वजह से इसका 79D स्टिल चल रहा है। ये थोड़ी सी वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपका कंपनीज एक्ट 2017 कहता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अपना ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो आपको पता हो कि आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। जब आपको अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता होगा तो फिर जो आप अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, जो स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, उसमें कोई कोई मसला रह जाएगा। जैसे उसने कहा कि अगर तुमने कंपनी सेक्शन 43 थी, वो तुमने अगर किसी उसके एसेट किसी और को दे दी हैं तो अगले 5 साल तक तुम्हारा कोई मेंबर उस पर नहीं जाएगा। फ्लोटिंग चार्ज के हवाले से है कि अगर तुमने कोई क्रिएट किया है व्हेन द कंपनी इज नॉट बीइंग बाउंड अप, तो दैट पर्सन मस्ट फर्स्ट सेटिस्फाई द प्रेफरेंशियल पेमेंट। डिफरेंट तरह के लॉज हैं। आप नॉन कैश एसेट के अगेंस्ट अगर कोई शेयर अलॉट कर रहे हैं तो वो आप किस तरीके से करेंगे। फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल है, वो आप नॉन कैश एसेट के अगेंस्ट नहीं कर सकते उस तरीके से। व्हेन अ चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ऑन अ फिक्स एसेट, that charge is registered, then every buyer of the asset shall determine कि जब से मुझे एसेट मैंने लिया है तो उसका चार्ज मेरे पास आ गया। मैं सिर्फ 1 मिनट कंप्लीट कर लूँ फिर आपके बारे तरफ ही आता हूँ। मैंने इसमें नया कुछ भी नहीं किया। व्हाट आई हैव डन इज मैंने कंट्रोल F किया, कंपनीज एक्ट के अंदर एसेट के रिलेटेड जितने सेक्शन से मैंने उनको उठाया, मैंने उसकी एक जगह पे समरी बनाई और इसको मैं उठा के अपने ऑडिट प्रोग्राम में डाल दूंगा कि मैंने ये देखना है कि जिस कंपनी का मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ उसने ये सारी लीगल कंप्लायंस की है कि नहीं की। जी सर। अभी चलने तो दें, मुझे भी तो 15-20 स्लाइडें और पड़ी हैं।
ओके, आएगा आएगा भी, सारी चीजें आएंगी। डायरेक्टर्स हैव द पावर टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट्स, इसीलिए जब आप अपना बोर्ड लेटर लिखेंगे तो अपने डायरेक्टर से पूछना, यार तुम्ही ने कहा था ना कि एसेट्स ले लें, रेटिफाई करवा लें उससे। कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स कैन नॉट एंटर इनटू अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद ईच अदर अनलेस स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसके मैंने कोई ऐसी एग्जांपल नहीं देखी, लेकिन लॉ ये कहता है ऐसे ही होगा। लिक्विडेटर की जो आपने सैलरी रखनी है वो उसकी एसेट बेस के ऊपर हो सकती है। लिक्विडेटर प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है, और अगर आपने वाइंडिंग अप कर रहे हैं तो फिर जो इसकी प्रोसीड्स हैं ये पारी पासु सब पे उसी तरीके से जाएंगे। तो बेसिकली आपने सारी लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपने इनको सिर्फ टेक इनटू अकाउंट करना है। अब मैंने लॉ पढ़ लिया, ये लॉ वो था जो कि आपको कहता है कि यू नीड टू कंप्लाई। हमारे लॉ की एक डिफरेंट ब्यूटी ये है कि वी हैव गॉट अ फोर्थ एंड फिफ्थ स्केड्यूल। फोर्थ एंड फिफ्थ स्केड्यूल आपको ये कहता है कि जो अकाउंट्स तुम बना रहे हो और जिसका के डिस्क्लोजर तुम IS 1 के तहत दे रहे हो, उसके अंदर तुमने इन चीजों को एडिशनली डालना है। तो बाकी सारी चीजें तो मैं IS 1 की फॉलो करूंगा, IS 16 के जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं वो करूंगा, बट देन आई नीड टू एंश्योर कि जो एडिशनल डिस्क्लोजर्स मेरे फोर्थ एंड फिफ्थ स्केड्यूल कहता है आई एम फॉलोइंग दैट। अच्छा, फोर्थ एंड फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर जो एक बड़ी अच्छी चीज अब आ गई है वो ये आ गई है कि दोनों स्केड्यूल्स की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं मोर और लेस वो 80-90% अब सिमिलर हो गई हैं। कुछ कुछ बीच बीच में दो चार हैं वो डिफरेंट हैं। तो जब आप फोर्थ या फिफ्थ स्केड्यूल को याद करें तो पूरा याद करके सिर्फ ये देख लें कि क्या चीज फोर्थ की और क्या फिफ्थ की है। जैसे अगर आप इसको देखें, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस यूनिट्स हैं, ये आपने देने हैं। कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन एंड रीजंस फॉर शॉर्टफॉल दोनों में देना है। रिवैल्यूएशन सरप्लस का सेपरेट लाइन आइटम आपने बताना है। ये आपने फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों में बताना है। बट इफ यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी तो ब्लू बॉक्स के अंदर बताता है कि कंपनी के जो इमूवेबल फिक्स एसेट्स हैं उनका लोकेशन एंड एरिया ऑफ लैंड भी बताओ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं PIA एक नॉन लिस्टेड एंटिटी हो तो मेरी जिंदगी इस डिस्क्लोजर की हद तक आसान है, मैंने नहीं देना। ये लिस्टेड होगी तो फिर ये देना पड़ेगा। ओके, लास्ट पार्ट इज वेरी वेरी डेंजरस। सपोज करें PIA इस साल फिर लिस्ट हो गई है और उसका IPO हो गया है। अब जब IPO हो गया तो IPO में आपने लिखा होगा शेयर होल्डर को बताते हुए कि यार मैं तुमसे इसलिए पैसा ले रहा हूं कि मेरा प्लान ये है। तो IPO के बाद जब आप अगली रिपोर्ट का ऑडिट करेंगे तो आप इस चीज को बताएंगे, शेयर होल्डर्स को कंपनी बताएगी कि मैंने तुमसे जो वादे करके पैसे लिए थे उसमें से कितने पूरे हो गए और कितने रहते हैं। So it's a specific disclosure for those listed companies who present their financial statements post IPO and they continuously are producing the same until and unless वो जो requisite उनकी proceeds थी वो उस जगह पे लग गई हैं कि नहीं लगी। So do I make sense over here? Any questions so far? Okay. Fourth and fifth schedule specific requirements हैं, IS 16 से बहुत सारी मिलती हैं। इसमें जो ये जो लाल मैंने कर दिया है ना, ये बड़ी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। इस सब के डिस्क्लोजर आगे आने वाले हैं। हमारा सेल का डिस्क्लोजर बड़ा सिंपल है, वो कहता है 5 मिलियन से ऊपर की कोई चीज बेचो जिसमें इंडिविजुअल एसेट की 5 लाख से ज्यादा की नेट बुक वैल्यू हो तो उसका डिस्क्लोजर देना है। इसका मतलब इससे छोटे हो तो एक लाइन आइटम में सबको एग्रीगेट करो और जिंदगी आसान है। लैंड एंड बिल्डिंग को लीज होल्ड फ्री होल्ड में दिखाना है, रीवैल्यूएशन करवा लेना तो फिर फोर्थ सेल वैल्यू भी बता देना। acquired with the funds of the company and not held in the name of the company or is not in the possession and control of the company। आपको कंपनी के केस में इसकी एग्जांपल्स कम नजर आएंगी, गो कि मुझे जितनी नजर आई मैंने उन्हें कॉपी पेस्ट करके अगली स्लाइड्स में डाल दिया है। ये प्रॉब्लम आपको ज्यादातर आ सकता है जब आप किसी NGO को ऑडिट करें। NGOs के अंदर आमतौर पे इस तरीके से होता है कि जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं और जब वो फिलैंथ्रोपिक काम करना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं कि किसी अपने ही डायरेक्टर की लैंड होती है, वो कहते हैं यार ये मेरी लैंड है, इसके ऊपर ना बच्चियों का स्कूल बना दो, मस्जिद बना दो, डिस्पेंसरी बना दो। अब वो लैंड जो सी है दैट इज इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर, बट द रिसोर्सेज दैट आर बीइंग यूज्ड दे आर ऑफ द ट्रस्ट या ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 42।
अब आपने डायरेक्टर की जमीन के ऊपर कंपनी के पैसे से एक बिल्डिंग बना ली, तो 10 साल के बाद डायरेक्टर कहता है भाई मुझे मेरी लैंड वापस करो, तो आपकी बिल्डिंग किधर खड़ी है? देयरफॉर दिस डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग आप जैसे भी करें ऑडिट रिपोर्ट में, वो इस वक्त मेरा एम्बिट नहीं है, सिर्फ ये मैं बता रहा हूं कि डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। जब ज्यादा बोर होने लगे तो आपने बता देना है, फिर हम कोई नई बात शुरू करेंगे। अब वेरी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ये आपको बाकी जगहों पे कम मिलेगा, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी आपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक देखना है कि मेरी इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यार ये पावर सेक्टर के अंदर एससीसीपी ने अलाउ किया हुआ था इन कंपनीज को कि आप अपने जो एक्सचेंज गेन लॉसेज हैं उनको उस तरीके से एक्सपेंस आउट ना करो, उन्हें कैपिटलाइज कर दो, क्योंकि उनको अलाउ किया हुआ था। इसीलिए मैंने ये एंग्रो पावरजन कादिरपुर लिमिटेड, मैं नाम लिखना भूल गया, शायद 2024 के ये फाइनेंशियल्स हैं, ये मैंने वहां से वर्बटम डिस्क्लोजर उठा के यहाँ पे डाल दिए। So this is that industry specific requirement that you should be very aware of कि जब आप ऑडिट करने जाएं तो आपको पता चले मेरी इंडस्ट्री के ऊपर किसी भी रेगुलेटर ने कहा क्या क्या हुआ है, और मैंने उसके मुताबिक अपने ऑडिट को या वेरिफिकेशंस को कैसे लेके चलना है। अब यहाँ पे आ गया क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड वाले, जो बहुत मैंने ऑडिट किए पिछले सालों में, उनको कुछ अच्छे नहीं लगे। उन्होंने कहा तुम्हारे ऑडिट्स में ये शॉर्ट कमिंग्स हैं। अब ये शॉर्ट कमिंग्स क्या है? तो कहते हैं यार तुम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं करते, उसके इंडिकेटर नहीं बताते, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रीजनेबल है या कि नहीं तुम ये नहीं बताते। अच्छा ये बड़ा स्पेसिफिक है टू आर कंट्री, क्योंकि अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की बात देखें तो वी आर स्टिल इन द सेकेंडरी मार्केट, वी आर इन द प्रोडक्शन साइकिल। हमारे यहाँ अभी जो टर्शरी या क्वार्टररी इंडस्ट्रीज हैं जिसपे आप प्योरली सर्विस सेक्टर पे चले जाते हैं वो नहीं है। तो क्योंकि हम प्रोडक्शन में हैं, हम सेकेंडरी मार्केट के अंदर हैं, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन एक मेजर एक्सपेंस होता है। और जब आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऊपर नीचे हो जाए तो जो आपका जो कॉग्स होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हिल सकता है, जिससे आपका जीपी चेंज हो सकता है। तो इसलिए वो आपसे पूछते हैं कि आपने जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किया, वेरीफाई किया, क्या वो रीजनेबल था कि वो रीजनेबल नहीं था। फिक्स एसेट एडिशन कहते हैं कि तुमने टेस्टिंग ही नहीं की, एसेट्स को वेरीफाई नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारी पूरी ठीक नहीं थी, डेप्रिसिएशन के रेट रीजनेबल नहीं थे, एसेट तुमने कैपिटलाइज कर दिए लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। ये बड़ा एक अजीबोगरीब केस हो जाता है। आप 30 जून के ऊपर सीविप से उठा के उसको ले जाते हैं मेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर, तो फिर आप कहते हैं कि यार तो साल के आखिरी दिन कैपिटलाइज हुआ, तो अब मैं क्या करूं? तो करूं कुछ भी नहीं, एक दिन की डेप्रिसिएशन डाल दूं और साथ में इंजीनियर से सर्टिफिकेट ले लूं कि इस दिन कंप्लीट हुआ है, इस दिन ये अपने इंटेंडेड यूज के लिए आया था, तो इस दिन मैंने कैपिटलाइज किया। साथ आप बोर्ड की रेजोल्यूशन ले लें, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें और उसको वेरीफाई करें कि जो मुझे लिख के दिया जा रहा है क्या वो ठीक है या क्या वो ठीक नहीं है। मैंने डिलिबरेटली किसी भी कंपनी या ऑडिटर का नाम इसमें नहीं लिखा। ये सारे केसेस एससीसीपी की वेबसाइट पे पड़े हैं। मुख्तलिफ कंपनियों ने जब मुख्तलिफ अकाउंट्स छापे, ये कमियां रह गईं, या उनके ऑडिटर्स ने जब इसका ऑडिट किया तो उन्होंने इन डिस्क्लोजर्स को वेरीफाई नहीं किया। नतीजतन either the company or the auditor, they were penalized or sternly warned by SCCP from case to case basis। मैंने सिर्फ कुछ केसेस उठाए हैं, बेतहाशा केसेस हैं, और अगर आप SCCP के इन्फोर्समेंट की वेबसाइट पे जाके देखें तो कंपनीज एक्ट के तहत, कंपनीज रूल्स के तहत, कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत, ब्रोकरेज रूल्स के तहत, इंश्योरेंस एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट, हर के तहत जो जो मुकदमे हुए हैं सारी चीजें उसमें अवेलेबल है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई, आपने इनकॉर्पोरेट नहीं की, एसेट्स को रीवैल्यू टाइम पे नहीं किया, आइडल एसेट्स से आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, आपने एसेट्स की क्लासिफिकेशन गलत कर दी, उन्हें ओवरस्टेट कर दिया, आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, आपने उसे डिस्क्लोज ही नहीं किया। मिसाल के तौर पे मैं एक पावर लूम चला रहा हूँ, मेरी 6 लूमें मेरी रिलेटेड पार्टी के पास चल रही हैं, तो मुझे बताना चाहिए ये मेरी लूम है, बट पोजेशन एंड कंट्रोल इस वक्त मेरी रिलेटेड पार्टी का चल रहा है, मैंने वो डिस्क्लोजर नहीं दिया। अनऑथराइज सेल ऑफ एसेट्स विदाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल, जो मैंने आपको बताया 196 आपको कहता है कि जब तुम्हारा कोई साइजेबल एसेट हो और जब तुम उसे बेचने लगो तो फिर तुमने एजीएम में इसकी शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी है, दैट वुड स्टैंड वैलिड फॉर अ ईयर।
एंड इफ विद इन दैट ईयर यू आर अनेबल टू सेल इट आउट, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अगले साल उसका एक यू हैव टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ फ्रेश। डिस्पोजल के हवाले से आपने डिस्क्लोजर दे दिए, लेकिन एसेट स्टिल आपके पास था। शेयर होल्डर के अप्रूवल के बगैर आपने एसेट लीज कर दिए, तो इन सारी चीजों पे फिर एससीसीपी ने उन कंपनीज को उठा लिया। अब ये भी एक बड़ा जबरदस्त सोर्स है। मैंने इसमें ना दो डिफरेंट कैम्स उठाए हैं। एक मैंने पीटीसीएल का उठाया है, इट्स अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, और इनके एसेट्स की नेचर बड़ी डिफरेंट है। दूसरा मैंने इसमें आगे निशात का उठाया है, क्योंकि निशात टेक्सटाइल है, बहुत बड़ी टेक्सटाइल है, और हमारे यहाँ एक टेक्सटाइल एक प्रेवलेंट क्लाइंट है जो कि हर सीए फर्म के पास होता है। तो मैंने रेलेवेंसी के लिए इन दो को उठा लिया, 24 के मैंने इनके कैम्स उठा लिए। जब आप इनका कैम देखते हैं तो आपको कैम से अंदाजा हो जाता है कि डिफरेंट फर्म्स किस तरह के डिफरेंट प्रोसीजर अप्लाई कर रही हैं। तो टू द एक्सटेंट ऑफ दोज प्रोसीजर्स यू कैन एक्चुअली अमेंड योर वर्किंग पेपर्स, कि मेरे वर्किंग पेपर में क्या ये प्रोसीजर हैं भी सही, नहीं है तो मुझे करने चाहिए, क्योंकि बाकी के जो इस वक्त हमारे फ्रेटर्निटी मेंबर्स हैं, जब वो ऑडिट करते हैं तो इन प्रोसीजर्स को लेके आते हैं। जैसे कैपिटलाइजेशन ट्रेस की है, नेचर ऑफ कॉस्ट उन्होंने ट्रेस की है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को देखा जो सी विप से उस पे ऑपरेटिंग पीपी में ट्रांसफर हुए हैं, फिजिकली वेरीफाई उन्होंने किया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लेजर को उन्होंने वेरीफाई किया है कि कोई चीज गलत कैपिटलाइज तो नहीं हो गई, या कोई कैपिटलाइजेबल चीज जो उनसे वो गलती से एक्सपेंस आउट तो नहीं हो गई। तो क्या मैंने ये सारे प्रोसीजर्स किए हैं? तो अब जब मैं अपना पीआईए का ऑडिट करूंगा तो मैंने अपने वर्किंग पेपर में सारी चीजें डाल दी हैं। सेम हैपन्स विद, मैंने निशात का उठाया, अगर आप उनकी सारी चीज को भी उठा के देखें कैम को, तो वो भी यही कहते हैं हमने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल देखी, वो प्लेस में थी कि नहीं, हमने अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कैपिटलाइजेशन देखी, हमने टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाए, और मैनेजमेंट की जो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की कैलकुलेशन थी मैंने उसको देखा। तो बेसिकली अब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी कि अब अगर मैंने ऑडिट करना है तो ऑडिट करते हुए मैंने जो ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करना है, और उसके लिए जो मैंने अपने ऑडिट वर्किंग पेपर डिजाइन करने हैं, वो बेसिकली होंगे किस तरह की। सो एनी क्वेश्चन सो फार? आई वुड अप्रिशिएट अगर आप मुझसे कोई सवाल करें प्रैक्टिकली, जो आपको फर्म का या क्लाइंट का नाम लिए बगैर आपकी जिंदगी में मसले क्रिएट कर रहा है। जी सर। एक साल का टाइम टेस्ट करेगा, उसकी सेल्स है या जो प्लांट है स्पेसिफाइड आपकी स्पेसिफिकेशन का उसको मीट करना है। इस केस में जो डेप्रिसिएशन वो कब स्टार्ट होना चाहिए, जब प्लांट कंप्लीट हो गया है, या जब एक साल का टाइम स्पेंड करना, एक साल उसको कॉन्ट्रैक्टर में रन करना है और देखना है कि प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन थी वो अचीव हुई तो फिर वो हैंड ओवर तक पहुंचे। इस केस में जो डेट का यूज है क्या है, जिस प्लांट रेडी हो गया है या जिससे स्पेसिफिकेशन मीट हो गई, प्लांट रेडी हो चुका है, प्लांट यूज कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, उसकी सेल्स कर रहा है, कॉस्ट में इनकम हो रही है, लेकिन वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जा रहे हैं उसको कॉन्ट्रैक्टर में। लेकिन एक साल के बाद जब स्पेसिफिक चीज हो जाएगी उसको ना सकते, इस केस में डेफिसिट कब से स्टार्ट करना चाहिए? सवाल इन्होंने ये किया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लांट बनाना था, प्लांट बना के उसने साल चलाना था, साल चलाने के अंदर देखना था प्लांट ठीक चल रहा है कि नहीं, उसके बाद कंपनी को ट्रांसफर होना चाहिए था। तो डेप्रिसिएशन जो कंपनी है जिसने प्लांट बनवाया कॉन्ट्रैक्टर से, वो कब से ले, जब से प्लांट बना है या जब से प्लांट उसकी उसको हैंड ओवर हुआ है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो आपकी बात जुबानी सुन के मुझे लग रहा है, या अगर मैं इस जगह पे ऑडिट कर रहा था तो मेरा ख्याल है कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ओनरशिप कब से आ रही है, क्योंकि ओनरशिप इज द राइट। आप जब ऑडिट करते हैं, हम जब भी ऑडिट करते हैं तो आइजा में कहता है रिजर्शन हैं तुम्हारे पास, जैसे क्या आप एक्रोनिम हो सकता है, कॉक्सा कवर एंड कोकाओ फॉर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस लेवल, और आपके उस ट्रांजैक्शन लेवल बैलेंस के ऊपर। तो आपके पास इसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, तो आपकी ओनरशिप होगी तो आपके पास राइट एंड ऑब्लिगेशन आएगा। तो जिस डेट से आपको लगता है कि ओनरशिप आप पे ट्रांसफर हुई है, या आप इसके राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड ऑब्लिगेशंस आपके गले पड़ जाएंगी, उस डेट से आपको डेप्रिसिएशन लेनी चाहिए।
ओके। अच्छा, अब ना एक और इस पे टेक्निकल एक और सवाल आ गया। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि यार तू मेरी एक फैक्ट्री बना दे, जब तू फैक्ट्री पूरी बना देगा ना फिर वो फैक्ट्री मेरी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर मेरा फैक्ट्री बना रहा है, मसला ये है कि मैं जो कॉन्ट्रैक्टर को करोड़ रुपया मंथली दे रहा हूँ उसको मुझे अपनी बुक्स में कहाँ लेके आना है। तो ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर को जो करोड़ रुपया मंथली दे रहा हूँ मैं उसे अपना सी विप शो कर रहा हूँ। अब जब मैं उसे सी विप से पीपी में लेके आऊंगा तो टेक्निकली स्पीकिंग मुझे ये देखना है कि जो एसेट अपने इंटेंडेड यूज के लिए था वो किस डेट से अपनी इंटेंडेड यूज की कंडीशन में आया है। तो चाहे वो मैं सीविप से पीपी में ले भी जाऊं, इसका मतलब है मेरी कैपिटलाइजेशन अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि उसका जो इंटेंडेड यूज है मेरा भी वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जब वो इंटेंडेड यूज के लिए आ जाए और जब वो प्योरली उसके राइट एंड ऑब्लिगेशन आपको ट्रांसफर हो जाए तब से आप इसका डेप्रिसिएशन क्लेम करें। जी। तो इसमें देखा जाएगा कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स का है सिविल पार्टनर, इसमें भी कंप्राइजिंग ऑफ सिविल वर्क, प्लांट एंड मशीनरी एंड एडवांस। लेकिन फिर से वो जो रिक्वायरमेंट आप लॉन्ग टर्म एडवांस से जो दिया है तो आप सेपरेट केस में इस केस में एडवांस बीएस क्या है क्या ये सिविल का पार्ट बन जाए तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनने का कॉपी प्लांट फिर जेनेटिक्स कैसे क्लासिक है ये इनको सेपरेटली डिस्क्लोज करने के लिए और केस होता है। अच्छा, मैं ना इसको एक और तरीके से स्प्लिट करता हूँ। इनका क्वेश्चन ये है कि हमने सीविप के लिए जो एडवांस दे रहे थे, मिसाल के तौर पे मैंने उसी कॉन्ट्रैक्टर को जो करोड़ रुपया मंथली दिया है वैसे सीविप के अंदर डाल के पीपी का हिस्सा बनाऊं या फेस ऑफ द बैलेंस शीट में डाल दूं। आप फेस ऑफ द बैलेंस शीट में डाल दें चाहे पीपी में डाल दें, मेरा पीपी मेरे लिए इंजूरियस टू हेल्थ कब होगा? जब मैं उसकी डेप्रिसिएशन लेना शुरू करूंगा। तो चाहे मैं उसको पीपी के अंदर डाल दूं और उसके नीचे सब नोट दे दूं, चाहे ऑन द फेस ऑफ इट दिखा दूं, मेरा ख्याल है टेक्निकली दोनों जगहों पे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि फर्क सब पड़ता जब वो डिप्रिशिएट होता है और उसकी जो डिप्रिसिएशन है वो मेरे पीएनएल को जाके हिट मारती है और उधर से नीचे मेरा ईपीएस कम हो जाता, या मैं उसको डिप्रिशिएट ना करता और आर्टिफिशियली अपनी ईपीएस ऊपर ले जाता। तो मेरा उधर तो जा ही नहीं रहा वो चीज। तो इसलिए मेरा ख्याल है इट्स अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। मेरा ख्याल है ये इट्स अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। और लास्ट क्वेश्चन एक कि आपने बात की थी कि जो रिवैल्यूएशन होनी चाहिए वो अपवर्ड शायद किसी ऑर्डर में जिक्र किया था, नहीं हुई थी तो उस पर ऐसे भी ऑर्डर किया है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन है वो कितना होनी चाहिए? नॉर्मली तो स्टैंडर्डाइज जो है वो 3 से 5 साल है, लेकिन अगर तो वही है, वो देखिए आपको स्टैंडर्ड क्या कहता है, आई थिंक पैरा 34S16 का, जी। वो आपको कहता है इसको फ्रीक्वेंट रेगुलरिटी के साथ कर लो। फ्रीक्वेंट रेगुलरिटी क्या है? 3 से 5 साल। लेकिन फिर साथ ही अगली लाइन में कैवियट डाल देता है कि तुम इसमें देख लो इसमें डायनामिज्म कितना है। अगर तो बड़ी तेजी तेजी से चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं तो फिर तुम इससे जल्दी भी करवा लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम नॉट अ प्रॉपर्टी पर्सन, लेकिन जो सारे लोग आजकल कहते हैं कि प्रॉपर्टी नीचे चली गई, नीचे चली गई, नीचे चली गई, तो इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टियां होल्ड करके बैठे हुए हैं बहुत सारी, जिसमें खाली प्लॉट ऑफ लैंड है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बिल्कुल नीचे जाई चली जा रही है, तो आप 3 से 5 साल पे ना रुकें, फिर आपको उसको रेगुलरली करना चाहिए। ओके, थैंक यू। जी। नहीं, वो लॉन्ग टर्म, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एडवांस के डब्बे में ऊपर नॉन, कह रहा हूँ उधर ले जाए, उधर ले जाए, फुल डिस्क्लोजर दे दें, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा सर, आपने ये एक रिक्वायरमेंट भी शेयर की कि अगर फिक्स एसेट्स जो हैं वो दे आर अंडर सम चार्ज तो वो डिस्क्लोज करना है। व्हाट इफ के एक ग्रुप है जिसके अंदर मल्टीपल सिक्योरिटाइजेशन हुई हुई है और फाइनेंसिंग किसी और कंपनी की है और फिक्स एसेट्स किसी और के प्लेज हुए हैं या उन पे चार्ज किया हुआ होगा, उस केस में जो ऑडिटर है, अच्छा इन वन केस इट्स अ लिस्टेड ग्रुप, इन अदर केस इट्स अ अनलिस्टेड प्राइवेट ग्रुप, तो उसमें किस तरीके से ऑडिटर जो है उसको डिस्क्लोज करेगा? डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी? अच्छा, अब यूं सपोज कर लें कि आप और मैं एसोसिएट्स हैं, तो आपके एसेट्स हैं, आपने मेरे साथ हमदर्दी करते हुए मेरी वजह से प्लेज कर दी हैं क्योंकि मैंने लोन लेना था। तो Exactly. टेक्निकली यूं होना चाहिए कि आपको अपने फिक्स एसेट स्केड्यूल के नीचे ये जरूर बताना चाहिए कि ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरी रिलेटेड पार्टी थी, मैंने उसको लोन देना था तो उसको कोई गारंटियां चाहिए थी तो मैंने अपने एसेट प्लेज करा के उसको दे दी हैं। एट द सेम टाइम क्योंकि लोन मेरी बुक्स में आ रहा है या फाइनेंसिंग मेरे पास आ रही है, ये अगर नहीं भी आ रही तो जो पैसे का फ्लो मेरे पास आया वो किसी न किसी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड जरूर हो रहा होगा, चाहे लोन थ्रू यू, चाहे लोन फ्रॉम बैंक, एनीवेयर।
मुझे उसके नीचे जरूर लिखना चाहिए कि इट्स अ क्रॉस कॉर्पोरेट गारंटी बाय वन ऑफ माय ग्रुप कंपनीज। तो उन्होंने अपने ये चीज जो सी है इस तरह गिरवी रखवा के तो इसका ये बेनिफिट मुझे पास ऑन किया है। इसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में भी हम लेके जा सकते हैं, लेके जाना है, लेके दोनों जाना जगह पे है डिस्क्लोज करें। दोनों जगहों पे, नो एक्सेप्शंस। थैंक यू। जी सर, देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन कंपनीज एक्ट के अगर कोई एसेट आपने एक्वायर किया हुआ है विद द फंड्स ऑफ द कंपनी और वो टाइटल उसका कंपनी के नाम पे नहीं है, तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसे अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करे, और ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो उसको चेक करे कि वो डिस्क्लोज है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसको करवाए। द पॉइंट इज, मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपना साथ शेयर करना चाहता विदाउट हूँ। कोटिंग द कंपनी और एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। हम एक ब्रोकरेज क्लाइंट था, सिक्योरिटीज ब्रोकरेज क्लाइंट देयर था। वाज अ क्लाइंट। जी जी। ओके। तो उसके सर लीज्ड एसेट थे। बेसिकली उसने जो लीज करवाई हुई थी ना, वो करवाई हुई थी एक कंपनी से, और वो नाम थी इन द नेम ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो बेसिकली जो राइट ऑफ यूज अपीयर हो रहा था वो कंपनी के नाम पे अपीयर नहीं हो रहा था, वो डायरेक्टर के नाम पे अपीयर हो रहा था, और कंपनी सारे उसके जो रेंटल्स थी वो कंपनी पे कर रही थी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ डिस्क्लोजर देने से या अकाउंट्स में देखने से कि इट इज़ अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज, क्या हम तमाम अपनी दूसरी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो जाएंगे, या हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिसके नाम पे है उसकी एडिकेसी है कि वो कल को हमें इन केस ऑफ डिफॉल्ट वो पे करेगा, या इस तरह की कोई सेटलमेंट अरेंजमेंट्स? कंपनीज एक्ट क्या कहता है? वो आपको कहता है जो तुम्हारे डायरेक्टर्स होते हैं ना उनके साथ जो आपके वो रिलेशनशिप होते हैं उसका तुमने एक रजिस्टर मेंटेन करना है। तो जब आप ऑडिट करने गए थे तो आपने उससे बुक्स ऑफ अकाउंट की और रजिस्टरों की लिस्ट मांगी थी, तो उस रजिस्टर के अंदर अगर इसका इंदराज है, पहले तो आपका कॉर्पोरेट स्टेप है जो आपने देखना है, क्योंकि अगर ये लिस्टेड कंपनी हो तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत भी आपने इसको चेक करना है। लिस्टेड अगर ये ना भी हो, खाली वाली कंपनी भी हो, कोई पब्लिक या प्राइवेट वट एवर इट इज, तो जो अदर रेगुलेटरी के ऊपर जो आपने ओपिनियन देना है आपने उसके अंदर भी चेक करना है। तो कॉर्पोरेट में आपको उधर से देखना चाहिए, फिर आपको इसको अपने अकाउंट्स में दो जगहों पे डिस्क्लोज करना है। ये वो एसेट है जो कंपनी ने लीज कराया है, और कंपनी ने डायरेक्टर के नाम पे लीज कराया है और यूज कंपनी कर रही है। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली एक हो रहा है, एक तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि डायरेक्टर ने अगर इसका जिम्मेदारी बेयर करके आपको दे दिया है तो उसने मुफ्त में तो दिया नहीं होगा। अच्छा, अगर उसने मुफ्त में नहीं दिया होगा तो हो क्या रहा होगा, आप इसे एक और एंगल से देखें। सपोज करें जो साथ वाले भाई बैठे हैं या आपकी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आप वो कंपनी है, आपके बैंक से पैसा निकल रहा है और वो पैसा जिस लायबिलिटी की मद में जा रहा है वो लायबिलिटी आपकी बुक्स में आ ही नहीं रही, तो आपने कैश फ्लो कैसे टैली की? ये सिर्फ एक मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने कैश साइकिल को पूरा लेके चलेंगे तो आप बताएंगे कि ये वो वाला कैश है जो इसलिए निकल रहा है क्योंकि एक चीज मेरी बुक्स में ऐसे आई है जो मैं ले नहीं सकता था, मेरे डायरेक्टर ने मुझे लेके दी है, तो ये लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की है ऑन माय बिहाफ। तो आप इसे पूरा डिस्क्लोज करें ताकि ट्रेल पूरी आए कि मैं एक ऐसी कंपनी जो अभी अभी बनी हूं, तो मेरी तो इतना फाइनेंशियल मसल था नहीं, तो मेरे डायरेक्टर ने कहा चलो मैं तुम्हें 5 गाड़ियों का फ्लीट लेके दे देता हूँ, मेरे नाम से वो होगी, तुम कमाते जाना और मेरे बिहाफ पे जो लायबिलिटी है वो पे करते चले जाना। तो एटलीस्ट ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है, जो आपका पूरे का पूरा ट्रेल है, ये तो अकाउंट्स में आएगा ना। जब अकाउंट्स में पूरा आ जाता है और फिर इसकी जो कोडल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका बोर्ड इसको अप्रूव कर रहा है, बिकॉज चाहे आप ये दो लोग डायरेक्टर्स हैं और दोनों आपकी कंपनी के डायरेक्टर हैं और यही दोनों शेयर होल्डर हैं, तो हम कह तो सकते हैं कि फैमिली ओन्ड एंड मैनेज बिजनेस है, बट स्टिल देयर इज अ कॉर्पोरेट शैम। द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स, so therefore जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली इट्स सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ द डायरेक्टर, तो आपको इसको पूरा फिर वैसे डिस्क्लोज करना है। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन और शैल आई? जी, आई एम लेफ्ट विद 6 minutes from designated my time. Just 1 second before your question. When do we need to end the session today? क्योंकि मेरे बाद it's then. Max by 8, 10 maybe. Okay. जी सर, एक प्रैक्टिकल इशू है, क्लाइंट का नाम नहीं ले रहा है, लिस्टेड क्लाइंट है, तो उन्होंने लास्ट आई गेस पिछले 4 साल पहले अपना एसेट जो था वो एसेट हेल्ड फॉर सेल किया था, लेकिन वो सेल नहीं हो रहा क्योंकि रिक्वायर्ड है कि 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने सेल करना है।
वो पिछले 4 सालों से वो हेल्ड फॉर सेल ही आ रहा है, तो ये ऑडिटर इसको कैसे टैकल करेगा सर? ऑडिटर क्वालिफाई कर दे। क्वालिफाई नहीं देखिए कर मेरी सकता। बात सुने, IFRS 5 पे चले जाएं। IFRS 5 का आई थिंक थर्ड स्केड्यूल है, क्या मुझे नाम उसका नहीं याद। वो आपको कहते हैं कि जब आप हेल्ड फॉर सेल करते हैं ना, तो आप उसे 1 साल के लिए करते हैं। फिर नीचे वो आपके एक्सेप्शन देते हैं कि अगर किसी भी वजह से ये ना हो तो तुम 1 साल के लिए और इसको डेफर कर लो। अच्छा, अब 2 साल भी आपके गुजर गए, वो फिर भी नहीं बिक रहा, तो फिर भाई अब ये हेल्ड फॉर सेल नहीं बच गया, इसको दोबारा से PPE में लेके जाओ और जो पिछले 2 साल की आपने डेप्रिसिएशन रोकी हुई थी वो भी बुक करो। तो द स्टैंडर्ड इज वेरी क्लियर। तो बेसिकली अगर 4 साल पहले वो हेल्ड फॉर सेल हुआ था, किसी भी वजह से 3 साल पहले बिक जाना चाहिए था, किसी भी वजह से नहीं बिका तो 2 साल पहले उसको टेक्निकली PPE में चले जाना चाहिए था। तो अगर आप इस पे थोड़ा सा बाय द रूल ऑफ द बुक चले तो इसमें रीस्टेटमेंट बनती है, थैंक यू सर। my opinion. But then the EP can guide contextually. Ji, are we done with the questions or is there any more? Okay. So अब मैंने जो नॉलेज जितनी मैंने गेन करनी थी वो मैंने कर ली है। जो मेरा प्लानिंग वाला 1 हफ्ता होता है जो हम लेते हैं, मेरी प्लानिंग पूरी हो गई है। अब मैं अपना ऑडिट प्लान करने लगा हूं कि अब मैंने करना क्या है। करना ये है, मैंने इसमें कोशिश की है जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी या जिनके मुख्तलिफ काम थे जो हम रोजमर्रा में नहीं देखते, मैंने वो यहाँ पे डाल दिए। मुझसे एक गलती है, मैंने सबके नाम नहीं लिखे, बिकॉज इट्स अ पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो आप इसको फेच कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां मुझे याद आता जाएगा मैं बता भी दूंगा। अब PSO का एक बड़ा अच्छा डिस्क्लोजर है, उसने सारा कुछ बताया है कि ऑपरेटिंग एसेट इस तरीके से है, मेरा CVPA है, उन्होंने अपनी लैंड को उसी तरीके से फ्री होल्ड, लीज होल्ड, बिल्डिंग को फ्री होल्ड, लीज होल्ड में डाला। उनका देखिए एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का एसेट है, टैंक्स एंड पाइपलाइंस, सर्विस एंड फिलिंग स्टेशन। आपको ये कैटेगरी कहीं और नहीं नजर आएगी। So that basically goes on to show that if in your fixed asset register there's a very specific type of property plant and equipment जो कि आम तौर पे किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा होता, तो आप उसको नए सिरे से कुछ और बना लें। मतलब डिपेंडिंग अपॉन मटेरियलिटी, जैसे IS1 भी चेंज हो गया। बाकी उनके वही वगैरह वगैरह ही हैं। रेलवे साइडिंग्स उनकी थी, गैस सिलेंडर्स रेगुलेटर्स थे। अच्छा, व्हाट डिड दे डू? अब इस डिस्क्लोजर को पढ़ें। सर्विस एंड फिलिंग स्टेशन इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ₹13 मिलियन या बिलियन, वट एवर इट्स रुपीज इन थाउजेंड, ₹13 बिलियन incurred by the company on underground storage tanks, dispensing units, etc. It also includes cost incurred on modernization and development under FLA. In view of large number of outlets and consumer sites, the management considers it impracticable to disclose particulars of asset, this line, not in the possession of the company as required by the 4th schedule to the Companies Act. It's a very specific departure because it's PSO, it's a state-owned enterprise. Probably हुआ ये होगा, इन्होंने इस डिपार्चर की कोई एग्जेम्पशन SCCP से ली होगी, probably। लेकिन एक ऐसा डिफरेंट डिस्क्लोजर था दैट आई थॉट कि मुझे दिखाना चाहिए कि कई बारी जब आप वो काम नहीं कर सकते तो आप फुली डिस्क्लोज करते हैं और रेलेवेंट अथॉरिटी को बताते हैं, यार देखो ये मेरा मसला है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एसेट्स आर फुली डिप्रिशिएटेड एसेट्स ऑफ इतने रुपए। ओके, included in operating assets are assets having net book value of इतना in respect of the joint operations। अब ये भी हमारा IFRS आ गया, तो उसकी वजह से जो मेरे joint ventures जिनको हम joint operations कहते हैं, उसका मुझे बताना है कि क्या है। Certain assets relating to joint operations in New Islamabad International Airport are not in the possession or name of the company, aggregating to 207 million होना चाहिए। The possession of these assets at NIAAP is with Atak Petroleum. In view of large number of assets, the company considered it impracticable to disclose particulars of the assets not in possession of the company as required under the 4th schedule. It's a very different disclosure, very very different disclosure। और उन्होंने फिर उसी तरीके से जो 5 मिलियन वाली थी उसको उन्होंने ऊपर अलग शो कर दिया, और जो नीचे वाली थी जो उसको उन्होंने एक लाइन आइटम में कर दिया। कंपनी पॉलिसी का मोड ऑफ डिस्पोजल है, पर्टिकुलर ऑफ बायर है, कोई GH घुमन साहब है, उनको बेची है, उन्होंने वो भी साथ बता दिया। पर्टिकुलर ऑफ इमूवेबल फिक्स एसेट जो कि 4th स्केड्यूल की रिक्वायरमेंट है, ये इनके डिफरेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उसके पते हैं, और उसका जो एरिया ऑफ लैंड है उसने वो बताया है। बड़ी जबरदस्त बात यह कि जितना 4th स्केड्यूल ने कहा है इन्होंने उतना ही बताया है।
no extra disclosures. In view of large number of buildings and other, ये फिर वही वाली चीज आ गई, हमने नहीं दिया, हमने कहा चलो अच्छा हो गया। आगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, मूवमेंट इन सीबीएफ आ गई, मूवमेंट इन सीबीएफ आपको देनी पड़ती है, और जो जॉइंट ऑपरेशन का शेयर है आपने सीबीएफ में बता दिया कि इतना मेरा जॉइंट ऑपरेशन से आ रहा है, इतना मेरा डायरेक्ट नहीं है। ये मुख्तलिफ कंपनियों के इसके अंदर ना आ गए हैं। ऊपर वाला जो अगर आप लाइन देखें तो ये एडवांसेस है, व्हीकल इंक्लूड एडवांसेस ऑफ रुपीज इतने गिवन टू हुंडई निशात विच इज एन एसोसिएटेड कंपनी। बोरिंग कॉस्ट, अगर आपने बोरिंग कॉस्ट ली है और उसको कैपिटलाइज किया तो आपको उसको बताना है। बोरिंग कॉस्ट डायरेक्टली इसमें मैंने कवर नहीं की। बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड एक ही चीज हमारे पास क्लियर है कि जब आप क्वालिफाइंग एसेट की प्रोडक्शन के लिए कोई लोन ले रहे होते हैं तो उस लोन का जो मार्कअप होता है दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड। तो आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट बेसिकली आपको वो वाला होता है जिसको थोड़ा लंबा पीरियड लगे, और ये आपके इस तरीके से इन्वेंट्री वगैरह की चीज़ नहीं होती। इस पे आई कैप की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उनके जो सिलेक्टेड ओपिनियन, उससे एक बहुत ज़बरदस्त ओपिनियन पड़ा हुआ है IS2 के अंदर। अगर रीवैल्यूएशन होती तो ना होती तो फिर आपके इन एसेट्स की कॉस्ट क्या होती और उसकी फोर्स्ड सेल वैल्यू क्या होती। जब आपने अपने सिक्योरिटी के तौर पे प्लेज कराए हो तो आप इस तरीके से डिस्क्लोज करते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद एग्रीगेट कैरिंग अमाउंट ऑफ इतना आर सब्जेक्ट टू फर्स्ट जॉइंट PPC as defined in note flana. The company is restricted to pledge these assets as security for other borrowings or sell them to another entity subject to approval. तो आपका कैवियाट है ये, जब आपने इस कंपनी का ऑडिट किया होगा तो जब आपने बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का ऑडिट किया होगा तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर रिस्ट्रिक्शंस के नाम से या कोविनेंट्स के नाम से एक अलग से सेक्शन आ रहा होता है, उसमें आप पे सारी पाबंदियां होती हैं। उन सारी पाबंदियों को आपको रेलेवेंट नोट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स आर मेजर्ड यूजिंग द रीवैल्यूएशन मॉडल। ओके, जब आप बेसिकली डिफरेंट एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, एक तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाता है, फिर उसके कुछ और तरह के एसेट्स होते हैं जिसको आप अपनी फेयर वैल्यू पे डिस्क्लोज करते हैं। जब आप उन्हें फेयर वैल्यू पे डिस्क्लोज करते हैं तो IFRS 13 आपको कहता है कि आपने उसके इनपुट्स एंड आउटपुट्स और जो बेसिस हैं आपने वो बताने हैं। तो ये वहां पर वो आ गया। रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किसी और कंपनी का है, कराची की है, उन्होंने कहा हमने पैराडियम इंस्पेक्शन से करवाई थी, वो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर लिखना IAS 16 की रिक्वायरमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशनल असेसमेंट ऑफ प्रिवेलिंग मार्केट रीवैल्यूएशन रिजल्टेड इन सरप्लस ऑफ फलाना। फिर नीचे फ्री होल्ड लैंड एट द कॉस्ट इतनी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये मेरा ख्याल है मैंने कहाँ से उठाया था, I think it was from PTCL, SNGPL, ये उसका मैंने उससे कुछ कॉपी पेस्ट किया था। तो उनकी जो लैंड है वो कहते हैं कि तुम इसके तहत इसको नहीं बेच सकते, वो रिस्ट्रिक्शन है, SOE है, तो उनका बेसिकली मैंने कर दिया। इसमें आप एक बड़ी जबरदस्त चीज देखें, स्टोर्स हेल्ड फॉर कैपिटलाइजेशन भी आगे, वो जो आप शायद पूछ रहे थे कोई स्टोर्स हेल्ड फॉर कैपिटलाइजेशन, जब आप वो कर रहे होते हैं तो उसमें अगर आपकी कोई प्रोविजन फॉर ऑब्सोलिसेंस हो या कोई थेफ्ट या एम्बेजलमेंट की हो तो आप उसको भी डिस्क्लोज कर रहे होते हैं। तो जो आप कह रहे थे कि हमारे स्टोर्स होते हैं जो इस तरह के होते हैं जिनको हमने कैपिटलाइज करना है, उनका आमतौर पर डिस्क्लोजर ऐसे आता है कि आपको सिर्फ एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स में ही मिल सकते हैं। ये PTCL का डिस्क्लोजर है। अब PTCL ने बड़ा इस पर जबरदस्त बताया कि यार ये जो एसेट्स मुझे मिले थे ना, ये कंपनी को तब उस साल में मिले थे, इसका पोजेशन एंड कंट्रोल या टाइटल ये मुझे फुली अभी ट्रांसफर नहीं हुआ बिकॉज इट्स अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। और ये जब हुकूमत काम करती है तो हुकूमत क्या करती है, वो अथॉरिटी या वो बॉडी आपको एक पूरी चिट्ठी लिखती है, उस चिट्ठी के तहत बताती है कि फलां डिपार्टमेंट तुम अपनी इतनी चीजें इस नई अथॉरिटी या कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दो। तो ने वो सारे एक्ट के रेफरेंस दे के बताया है। एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने एक छोटा सा स्निप लिया है। उन्होंने कहा सारी चीजें मेरे पास नहीं है, दे हैव गिवन द फुल डिस्क्लोजर। ओके, ये भी किसी पत्नी पेट्रोलियम कंपनी का मैंने उठाया था, या पाकिस्तान पेट्रोलियम है, ये अटक है, मुझे याद नहीं है। इनका किसी एक जगह पर तेल का डिपो था
उसको कोई आग वाग लग गई, जब आग लग गई तो इंश्योरेंस वालों ने उसको फिर पैसा दिया, क्योंकि वो सारे का सारा डिपो और सारी की सारी चीज़ें इनकी अपनी नहीं थी, थोड़ी बहुत इनकी थी, थोड़ी बहुत किसी और की थी। तो वैसे ही जब इंश्योरेंस प्रोसीड आई तो कुछ इनको मिलनी है, कुछ किसी और को मिलनी है। और ये जो इंश्योरेंस प्रोसीड है बेसिकली साल के बाद फाइनल हुई है, उन्होंने उसका भी डिस्क्लोजर दिया है कि ये मेरे एसेट से इनको आग लग गई, ये जल गए, इस तरह इनके पैसे मिले, उसमें इतना मेरा राइट है और सब्सिक्वेंटली मुझे इस तरीके से मिले हैं। I think this I took from PSO. It was regarding their impairment. इन्हें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसने बताया कि मेरी ओपनिंग इम्पेयरमेंट ये थी, इतनी मैंने फर्दर क्रिएट की, इतनी मेरी रिवर्स हुई, और ये मेरी नेट इम्पेयरमेंट है जो इसके ऊपर डली है। तो इम्पेयरमेंट का डिस्क्लोजर भी लोग इस तरीके से मूवमेंट के साथ दे रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें अगेन आई एम टॉकिंग कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में बड़ा डिफरेंटली रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। अब नॉलेज बेस बिल्कुल पूरी हो गई और अब मैं ऑडिट करने लगा हूं। अब जब मैं ऑडिट करूंगा और मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे आया, अच्छा इसमें कुछ चीजें मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में स्किप कर जाऊंगा क्योंकि मोर और लेस मिलती जुलती हैं। तो आपके पास जो 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 असर्शंस है आपके पास, उसमें क्या है? आपके पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, आपके पास एग्जिस्टेंस, यहाँ से काम शुरू होता है वो चीज़ मौजूद भी है कि नहीं, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी ओनरशिप किसके पास है, उसकी राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या है, और एंड में आते हैं कि जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए, क्या वैसे प्रेजेंट हुई भी है कि नहीं। तो ये वाले जब मैं काम करने होंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊंगा अपने वर्किंग पेपर। जो आपको एक्सेल शीट दी है उसमें जो 1 नंबर वाली है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आप काइंडली वो इधर लगा दें। एनी क्वेश्चन सो फार? जी फिर मैंने कहा चलिए आप हम डॉक्यूमेंट उससे गलती ऊपर से ये भी गाड़ी का डॉक्यूमेंट भी आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब उस गाड़ी लेने की पहले वो काफी ज्यादा थी, वो मैंने मार्केट में किया है रेस्टोरेंट से तो गाड़ी की जो मेरा फाइनेंसिंग जो आगे कंपनी में मैसेज दिया था, आगे डायरेक्टर ने किया, तो वो डायरेक्टर पर्सनली तो इसको हम कैसे पहुंच पाते हैं? जो कंपनी में आगे पैसे देखने से बोले हमारे रिटर्न होंगे या जो डायरेक्टर गाड़ी परचेज कर लिए कि लीज पे है? आगे पैसे डायरेक्टर और कई सालों की पुरानी चीज चली आ रही है? हाँ मतलब कुछ पुरानी है, पहले की तो रीस्टेटमेंट। यार देखिए ओके, वील डिस्कस इट। मैंने तो पहले ही आपको बताया, मैं पहली बार ही ऑडिट करने आया हूँ, तभी तो अपने वर्किंग पेपर सीधे कर रहा हूँ। तो पहले इसको देखते हैं फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको ये किस तरीके से लेके चलूं? If you can all focus over here and can I go back at the end of the stage? यार इस पे जो सबसे इधर वाले ग्रीन बटन को टिक करें और सबसे शुरू में आ जाए, इंट्रोडक्शन पे आए। ये आपने अपना एक वो जो भी सेट करना है, आपने अपना टेम्पलेट सेट कर लिया। अगली शीट पे आए। आई एम श्योर कि शायद ये आपको एपीएम्स मिलने हो, अब मुझे भी पता नहीं है। तो बेसिकली जितने भी एस्पेक्ट से कि इसमें कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट इन्वॉल्व है कि नहीं, आपने सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैसे लगाने हैं सैप, उसके बारे में क्या देखना है, आपने पॉलिसी को कैसे लेके चलना है, आपने डिफरेंट स्केड्यूल्स जो ऑब्टेन करने हैं आपने वो कैसे करने हैं, जिसमें आपने कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन। यार जरा जरा हौले हौले बस, रिस्ट्रिक्शंस जो आपकी हैं, कोलैटरल्स जो उनसे आपके हैं। अब थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें तो थोड़ा सा और आपने कट ऑफ जो लगाने हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है, आगे उसकी रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा सा और। ये सारी इसके अंदर है। अब ये सारे स्टैंडर्ड बेस्ड चीजें हैं। मेरा ख्याल है शायद अजलाल साहब आपके साथ शेयर कर देंगे
सर ये आपने शेयर करनी है, ये करना है आपने शेयर। मैं इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव कर दूंगा जो कि मुझे लगता है कि वो क्लाइंट स्पेसिफिक अगर कोई हुई तो, वैसे तो इसमें नहीं है। आई हैव ट्राइड टू रिमूव एवरीथिंग बट लेट मी डबल चेक। दिस इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड। तो बेसिकली हमने भी स्टैंडर्ड देख के डेवलप किए, तो कोई भी कर सकता है, तो मुझे इस पर कोई खास एतराज नहीं, आप कर दीजिएगा। अगले पेज पे आते हैं, एंटिटी। ओके, ये रहे हमने बेसिकली के सिस्टम डिजाइन किया। आप जब भी कभी किसी भी क्लाइंट पे जाएं, ये सारी चीजें देख के पहले दिन उसका जो एरिया का जो हेड है उसके साथ बैठ के सारी चीजें आप समझ लें एक बारी, कि तुम क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, एंट्रियों को। इवन ये जो 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 थोड़ा सा स्क्रॉल करिए कि इस पे एंट्री भी कहीं पे आ रही होगी, थोड़ा सा और ऊपर जाएं। Scheme of entries. This is very important because under ISO 315 you have to understand that what is the accounting function of your client, and when he posts the entry तो फिर उसके ऊपर oversight कौन exercise करता है। तो आपको under ISO 315 और जो सारा कुछ है ये करना है, नोट डाउन करना है। अगले पेज पे आ जाए, ये सारी अंडरस्टैंडिंग है, तुम क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, तुम्हारा पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल क्या कहता है, उसमें तुम इसको जैसे इम्पेयरमेंट है उसके एक्सटर्नल इंडिकेटर तुमने कैसे देखे, इंटरनल इंडिकेटर तुमने कैसे देखे, मेजर पॉलिसीज तुम्हारी क्या है, कैपिटलाइजेशन किस टाइम पे करते हो, एंड सो ऑन। कम टू द लीड शीट प्लीज। जब आप लीड शीट पे आएंगे तो आप बताएंगे अच्छा मैं ऑडिट कर क्यों रहा हूँ, मेरे इस पे रिस्क क्या है, मेरे प्रोसीजर क्या है, मेरे कंक्लूजन्स क्या थी, मेरे जो भी वगैरह वगैरह थे वो क्या थे। जरा सा स्क्रॉल अप करिएगा इससे, आप बताएंगे मेरी कॉस्ट ओपनिंग क्या थी, एडिशन क्या थे, डिलीशन क्या थे, क्लोजिंग बैलेंस क्या थे, मैंने डेप्रिसिएशन के जो रेट वेट थे वो क्या लगाए, और एंड तक चलते चले जाएंगी ये चीज़ें कि ये और फिर रिटर्न ऑन वैल्यू एंड सो ऑन। उसके नीचे जो डिफरेंट आपकी एडिशंस हैं सीविप के अंदर, उसका ओपनिंग क्या है, ट्रांसफर्स क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है, साथ ही इसको एक डिफरेंट तरीके से डेवलप किया गया, इसका टीओसी एंड टीओडी थोड़ा मिक्स करके। नीचे उसका वर्क डन आ गया डिफरेंट तरीके से, जो आपने इस एरिया पे जो कंक्लूजन की है। जैसे कि भी आपको इनाम साहब बता रहे थे कि आपकी डिफरेंट तरह की मटेरियलिटी होती है, डिफरेंट तरह की अप्रोच होती है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है पीपी एक ऐसा एरिया है जिसको मटेरियलिटी की नज़र नहीं होना चाहिए। लैंड, उसका आपका स्केड्यूल पूरा हो जिसमें फर्दों के साथ आपको पता हो कौन सी लैंड कितने रुपए की, कितने एरिया की, कहाँ पर, किससे मैंने कब परचेज की, और ईयर ओवर ईयर आप उसकी फ्रेश फर्द निकलवाएं। चाहे क्लाइंट जो मर्जी कहता रहे बड़ी एक्सपेंसिव है, ये है, वो है, फलान है, बट फर्दे निकलवाएं और फर्दे निकलवा के देखें कि इसकी ओनरशिप स्टिल आपके नाम पे है कि नहीं है, कहीं लियन मार्क तो नहीं हो गई। और फिर उसको क्रॉस कोऑपरेट करें कि इसने जो फाइनेंसिंग ली है, फिर उसमें जो जमीन इसने रहन रखवाई है, फिर वो किसकी थी, अगर ये वाली वो नहीं थी तो। अगली शीट पे आइएगा, थोड़ा सा और ऊपर करें। ओके, ये बेसिकली आपका अपना है कि स्टोर से जब चीज़ें आपकी निकलती हैं और कैपिटलाइज होती हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। क्योंकि जब आप बहुत सारी टेक्सटाइल या इस तरह की कंपनियों को देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपना जो स्टोर से निकल के कैपिटलाइजेशन तक का पूरा प्रोसीजर वो सारा बताते हैं। आप एक काम करें, इस पे आगे आते जाएं, थोड़ा सा और आगे आए, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट शीट पे आए। इसमें एक शीट आ रही होगी, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस यूज ऑफ एक्सपर्ट, ये आ रही है, यूज ऑफ एक्सपर्ट, ये वाली। देखें ये वाली शीट ना आपको हर जगह पे काम आएगी। आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कर लें, आप रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ कर लें, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे कंपनी अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को किसी एक्सटर्नल वैल्यूअर से वैल्यू करवा रही होगी। जब वो वैल्यू करवाएगी तो बेसिकली वो क्या होगा, वो आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट होगा। तो एज एन ऑडिटर आपने ये देखना है कि वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो बायसनेस का शिकार तो नहीं है। अगर वो बायसनेस का शिकार है तो फिर आपने ये देखना है कि इस जगह पे क्या मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट करना है। ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट करने से पहले आपने ये देखना है कि वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट था, मैं उसके तो काम को एक मरतबा रिव्यू कर लूं कि वो था क्या। तो वो, अब जरा से इसे स्क्रॉल डाउन करिएगा, ये आप सबसे पहले देखेंगे कि एक्सपर्ट एंगेजमेंट की जरूरत है भी सही कि नहीं, वो है कौन, वो कितना, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, वो कितना ऑब्जेक्टिव है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना अनबायस्ड है। इसे थोड़ा सा जरा स्क्रॉल डाउन करें।
ये उसका वर्क एक्सपीरियंस आ गया, उसकी स्कोप ऑफ सर्विसेज आ गई। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करें, उसने कहाँ कहाँ पर क्या काम किया हुआ है, ये कुछ हमने अजीबोगरीब नाम लिख दिए थे इधर कि उसने इसका ये काम किया हुआ है। हमने उसकी रिवैल्यूएशन की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें टर्म्स उसकी देखी, उसने सोर्स डेटा क्या यूज़ किया, उसकी एक्यूरेसी कंप्लीटनेस देखी, ये सारा कुछ। अभी आपका आइजा बेस्ड वर्क पेपर है कि जो जब आप अपने रिवैल्यूएशन कर रहे हो, चाहे किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, तो आप देखें कि जिस वैल्यूअर से हमारी कंपनी ने वैल्यूएशन करवाई है वो क्या है। so that would use you basically at both the places. Can you come back to the presentation? आप प्लीज प्रेजेंटेशन पे दोबारा आइएगा। ओके, आई नो आई एम अ लिटिल बिट इन हेस्ट एट द मोमेंट, क्योंकि हमने चीज़ें पूरी करनी है। मैं 5 या 7 मिनट और लूंगा, क्योंकि इसके बाद फिर IFRS 16 है लीसेस का, जो कि फिर जैन ने भी करना है। तो हाँ जी, यहाँ पे प्लीज ट्राई टू बेयर विद मी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओके। हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो होती है जो कि हमने प्योरली एप्रिसिएशन पर्पसेस के लिए रखी होती है। ये बेसिकली हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या उस तरीके से प्रोडक्शन वगैरह के लिए हमारे पास नहीं होती। लैंड हेल्ड फॉर अनडिटर्मिन्ड फ्यूचर यूज या बिल्डिंग लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज, ये आमतौर पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। दोनों IAS 16 के तहत एंड 40 के तहत आप इसे रिकग्नाइज कब करते हैं? जब उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो और आप उनको रिलायबल मेजर भी कर सकें। इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होती है इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और बाद में इसका जो बेंचमार्क ट्रीटमेंट है वो इसकी फेयर वैल्यू के ऊपर है। अगर आप कॉस्ट मॉडल पे भी चले जाएं तो भी आपने बताना है कि इसकी फेयर वैल्यू क्या बन रही है। यू नीड टू डिस्क्लोज इट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है जो कि डेफिनेटली आप लोगों को भी आइडिया होगी कि पहली बारी जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को वैल्यू करते हैं फेयर वैल्यू पे, तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ पे जाता है? सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन में जाता है। अगली बारी फिर जब आप उसको रिवैल्यू करते हैं फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो पहली बार का जब उधर जाता है, तो इसलिए जब कभी आप अपना ऑडिट करते हैं और आप वो सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन को टाई अप करते हैं अपने PPE के स्केड्यूल के साथ, क्योंकि उसके नीचे आ रहा होता है हैड देयर हैव बीन नो रिवैल्यूएशन, तो कॉस्ट ये होती है। तो जब आप उसको उसमें से माइनस करते हैं तो एक छोटा सा अनआइडेंटिफाइड डिफरेंस आ रहा होता है। वो यूजुअली फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वजह से आता है, जो कि वहां पर आमतौर पर होता है। डिस्क्लोजर आपको कहते हैं मेजरमेंट मॉडल बताओ, इसकी रिकॉन दो, रेंटल इनकम्स जो आ रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस अगर कोई हैं, वैल्यूएशन टेक्निक क्या थी, फेयर वैल्यू थी, फोर्स सेल वैल्यू थी, वो बताओ। ये IAS 16 की जो रिवैल्यूएशन है मोर और लेस उससे रिलेटेड ही है। एक कंपनी का डिस्क्लोजर हमने लिया तो 91.6 मिलियन से 93.7 मिलियन पे जब वो चीज़ गई तो कोई 2-1 मिलियन का इसको गेन आया, क्योंकि ये रूटीन में चल रही थी, तो ये P&L में चली गई होगी। उसने नीचे IFRS 13 का डिस्क्लोजर भी दे दिया है, द फेयर वैल्यू हायरार्की एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट इज एट लेवल 2, क्योंकि IFRS 13 के तहत आपको बताना है लेवल 1 से 2 में, 2 से 3 में या 1 से 3 में कोई अपवर्ड डाउनवर्ड कोई मूवमेंट है या कि नहीं है। सेम थिंग्स इसमें जो इसका वर्किंग पेपर भी आपके साथ शेयर हो जाएगा, बिल्कुल IAS 16 की तरह का है। नटशेल में इसके अंदर चीज ये थी कि आपने जो इसको प्लान करना है, प्लानिंग करते हुए जिस जगह पर हम बेसिकली मार खा जाते हैं वो क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट्स जिसे हम नहीं देख रहे होते, और जो स्टैंडर्ड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को ऑडिट करें तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि इसमें कम से कम IAS 16, आपका IFRS 5, आपका IFRS 13, आपका IAS 36, कम से कम ये 4 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके IAS प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के डिस्क्लोजर पे लग सकते हैं। तो इफ यू आर वेरी क्लियर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द 4 स्टैंडर्ड्स, आपका ये ऑडिट और वर्किंग पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, आई एम हियर। हम्म
प्लांट में रख सकते हैं। तो इसमें जो इनसिग्निफिकेंस है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्या परसेंटेज ले सकते हैं कि ये आपकी इनसिग्निफिकेंट कहलाएगी? मैंने ना एक क्लाइंट पे एक ऑडिट किया तो उसमें क्या किया, उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, मिसाल के तौर पे समझ लें कि उसके 25 या 30 कमरे थे, उसमें से एक कमरा उन्होंने रेंटल पे दिया हुआ था। जी। तो इसलिए वो क्या करते थे कि वो इसकी जो रेंटल इनकम है वो अदर इनकम में ले जाते थे, और बाकी कह देते थे यार एक इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है वो हमने किराए पे दिया हुआ है अपनी ही रिलेटेड पार्टी को, तो क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट है तो इसलिए मैं से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं लेके गया, बाकी डिस्क्लोजर है पूरा है। तो वो इनसिग्निफिकेंस केस टू केस बेस पे वो आपको खुद डिटरमिन करना पड़ेगी। अच्छा, नॉर्मली क्या हम कह सकते हैं कि 50% से लेस देन अगर आपने रेंटल पे दिया है तो ये इनसिग्निफिकेंट है? स्टैंडर्ड ने जब कुछ नहीं बताया तो मैं जिंदगी क्यों मुश्किल करूं। देखिए जैसे अभी एक बात हुई कि आप वो मटेरियल एंड परवेसिव की बात करते हैं, तो परवेसिव होता है जो कि आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट डाल दे। अब सर ने बात की थी 35% परवेसिव होता है, हो सकता है मेरा परवेसिव मेरी जजमेंट में 70% हो, तो देन आई नीड टू डिटरमिन, आई नीड टू एस्टैब्लिश। तो जहाँ पे स्टैंडर्ड आपको इतना कैटेगोरिक नहीं हो रहा, वहां पे आप देख सकते हैं कि आपने कैसे चलना है। ओके, जजमेंट इज योर्स। सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि जो आपके ऑडिटर फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट होती है तो हमने ओपनिंग बैलेंस को टेस्ट करना होता है। प्रॉपर्टी प्लान के केस में अगर हम प्रीडिसेसर ऑडिटर को कांटेक्ट भी करते हैं, वहाँ चले जाते हैं उनके फाइल रिव्यू करने के लिए, तो वहाँ पे जो आपको एक्सेस होगी वो तो है फॉर द ईयर जो एडिशंस हुई हैं वो वर्किंग पेपर फाइल का पार्ट होते हैं। लेकिन मेरी जो ऑब्लिगेशन तो ये है कि मैंने टोटल ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करना है। तो इस केस में हम किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं? क्या हम रिलाय करेंगे जस्ट फॉर द ईयर एडिशंस है, डेप्रिसिएशन है, डिस्पोजल्स हैं, या हमें स्टिल गो बियॉन्ड? डिपेंड्स अपॉन यू। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं उसके ओपनिंग बैलेंस के अंदर जो लैंड थी वो आ रही है 1960 से। जी बिल्कुल। पिछला जो ऑडिटर है वो भी 3 साल पहले ही अपॉइंट हुआ था, तो पिछले ऑडिटर ने तो ये देखा होगा ड्यूरिंग द ईयर की एडिशंस डिलीशंस क्या हैं, क्योंकि वो रिकरिंग था, उसको ख्याल था उसने ये कर रहा है। तो अब इसका रिकॉर्ड देखने का जो बेस्ट आपके पास सोर्स है वो क्लाइंट का फिक्स एसेट रजिस्टर है, अच्छा। क्योंकि जो 1984 का ऑर्डिनेंस था वो कहता था क्लाइंट ने डेटा रखना है 10 साल तक। जी बिल्कुल। अब जब से एक्ट आ गया वो कहता है आपने इंडेफिनिट पीरियड तक रखना है, तो अब क्लाइंट को कहना अपना फिक्स एसेट रजिस्टर दो। ओके, वो ऑडिटर तो नहीं दे सकता आपको। सही। और जो ये आपका एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है या ऑडिटर एक्सपर्ट है, उसमें आपने इंडिपेंडेंस चेक करनी है, ऑब्जेक्टिविटी है, कैपेबिलिटी, वो तो आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन इशू तब होता है कि जब आपने उसकी रिपोर्ट की अप्रोप्रिएटनेस या रीजनेबल चेक करनी है, या उसने जो काम परफॉर्म किया उसकी जो रीजनेबल चेक करनी है। इस केस में अगर क्लाइंट ने करवाई है इवैल्यूएशन, तो इस केस में हम उसकी अप्रोप्रिएटनेस को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास तो एविडेंस नहीं होते या हम एक्सपर्ट नहीं होते। इन केस में हम ऑडिटर एक्सपर्ट भी पॉइंट नहीं करते। अच्छा, 2-3 अब इसके मल्टीपल चीजें हैं। एक तो जैसे अगर आपका कोई रिकरिंग क्लाइंट है तो आपको पता ही है यार चौथा साल आ रहा है, इस ईयर एंड के ऊपर उसने रिवैल्यूएशन करवानी है, तो अब क्लाइंट से साल के शुरू में कहते हैं यार तेरा 5वां साल चल रहा है, रिवैल्यूएशन करवानी है, तो जो रिवैल्यूएशन तूने वो करवानी है ना वो एक्सपर्ट मुझसे पूछ के करवाना। अच्छा। तो आप उसको कहें कि मेरा ये एक्सपर्ट है, मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, तुम इसे करके दो, इससे करवाओ। अच्छा, अब क्लाइंट कहेगा यार तुम तो इससे करवा रहे हो तो ये ले रहा है मुझसे 2 लाख रुपया, मैं तो इससे करवाता हूँ तो मैं 50,000 में कर देता है, तो मैंने तो इसी से ही करवाना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप कहते हैं ठीक है उससे करवा लो, फिर सबसे पहले तो आप इसको देखें कि ये कितना पढ़ा लिखा है, इसकी जो पूरी टीम है वो कहाँ पर है। ये जो अब अगर हम प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं तो जो पीबीए का जो पैनल है 1 2 3 पे 1 पे 2 पे 3 है किधर है। अच्छा, फिर आप इससे बात करें कि तुमने की कैसे। अच्छा, उसके बाद फिर आप एक काम ये करें, मिसाल के तौर पे लाहौर की एग्जांपल लेते हैं, सारी फैक्ट्रियां शेखुपुरा रोड के ऊपर है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आप देखें कि आपकी फैक्ट्री भी शेखुपुरा रोड पे थी, इनकी भी शेखुपुरा रोड पे थी, इन्होंने भी रीवैल्यूएशन करवाई है, तो इनकी वैल्यूएशन कितनी अप या डाउन गई है, और जो आपके क्लाइंट ने करा के दी वो कितनी अप या डाउन गई। फिर से पूछे भाई वो पूरी दुनिया की जमीनें नीचे जा रही है, तुम्हारी कैसे ऊपर जा रही है। दैट विल नीड टू डिस्कस। हो सकता है कि आप उससे उसकी असर्शंस मांगे। तो इम्प्रैक्टिकेबल है ना कि आपको लैंड का साइज डिपेंड करता है, वहां कितनी साइज है, यहाँ पे कितना है। नहीं, प्रैक्टिकल नहीं हो जाता है वो, फिर थोड़ा थोड़ा थ्रेटनिंग हो जाता है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि स्टोर एंड स्पेयर्स हैं, नॉर्मली अकाउंटिंग पॉलिसी होती है कि स्टोर एंड स्पेयर्स आर मेजर्ड या स्टेटेड एट लोअर ऑफ एनआरवी और कॉस्ट है, लेकिन यूजुअली ये सेल के लिए तो होते नहीं है, यूज के लिए होते हैं। तो इस केस में जो पॉलिसी ये नहीं होनी चाहिए कि आप इसकी प्रोविजनिंग स्लो मूविंग की करेंगे या एब्सोलिसेंस की करेंगे, रादर देन टू स्टेट दैट दीज आर स्टेटेड एट लोअर ऑफ एनआरवी और कॉस्ट। अभी आप उन स्टोर्स की बात कर रहे हैं जो कि आप स्टोर्स एंड स्पेयर्स में बात करें, इन्वेंट्री में जो पार्ट होता है नॉर्मली यूज होते हैं प्रोडक्शन में। वो कल
कल पहला लेक्चर हुआ है, रिलेटेड लिंक टू दैट, उसके हिसाब से कर लेंगे। थैंक यू। जी सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर ही आते हैं कि जैसे भी हमने कहा ना कि इनसिग्निफिकेंट पोर्शन, अगर 50% भी अगर कोई बंदा कह रहा है कि मेरी जजमेंट है ये इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि स्टैंडर्ड हमें नहीं बताता, उसमें मेरा स्टांस ये है कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यूजर फोकस करता है प्रॉफिटेबिलिटी पे, तो 5% ऑफ प्रॉफिट इज मटीरियल एंड इज नॉट इनसिग्निफिकेंट फॉर द यूजर। तो इस परस्पेक्टिव में अगर देखा जाए और मैं कहता हूँ कि मेरा रेंट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का और उसका मैं 50% ले रहा हूँ, तो फिर मैं उसे किस बेसिस पे जस्टिफाई करूंगा अगर QCR वाला आकर कहता है नहीं, इस पे रेंट इनसिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें बिल्डिंग का एरिया सिग्निफिकेंट है कि वो जो बिल्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी उसमें से कितनी आपने अपने पास रखी और कितनी आपने किराए पे दी है। एग्जैक्टली अगर मैं उस एरिया को भी अपोर्शन कर लूँ तो उसमें भी मैं 50% ऑफ द एरिया अगर मैंने अपने पर्सनल यूज में रखा और 50% मैंने रेंट आउट कर दिया, तो 50% को हम इनसिग्निफिकेंट अगर अज्यूम करें तो QCR में ये कितना डिफेंडेबल है? ये QCR इज नॉट इन माय एम्बिट, मैं तो अकाउंटिंग वाला बता सकता हूँ, वो रेगुलेटर है, उनके हाथ में कलम है, दैट इज नॉट इन माय एम्बिट। आपने देखना है ये प्रॉपर्टी थी, ये इन्वेस्टमेंट की थी, आधी मेरे पास है आधी किराए पे है, तो स्टैंडर्ड तो कहता है कि प्रॉपर्टी के यूजेज पे चलो, वो रेंटल या बाकी सारी चीजों को लेके नहीं चलता। तो आप अपनी प्रॉपर्टी आधी आपके पास है आधी किराए पे दी है, 50-50 आप PPE में और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डिक्लेयर कर दें। ओके, थैंक यू। एंड एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था सर, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो है वो जून के बाद हुई, यानी जून क्लोजिंग पीरियड था क्लाइंट का, तो उसमें ड्यूरिंग द पीरियड एसेट्स जो थे ट्रांसफर हो गए थे, मतलब कोई हॉस्पिटल टाइप मतलब चीज से एसेट्स यूज भी हो रहे थे ड्यूरिंग द पीरियड, होते रहे, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो आफ्टर क्लोजिंग पीरियड हुई है 6 मंथ के बाद। तो अब जो एसेट्स हैं क्लाइंट्स को पता नहीं था उसकी वैल्यू क्या है, तो अब वो रिवैल्यूएशन करवाई है, वो जो 6 मंथ के बाद रिवैल्यूएशन, ऑडिटर तो 6 मंथ के बाद हम ऑडिट कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन की अमाउंट जो उन्होंने जो एक्सपर्ट ने की है, तो वो जून के ऊपर हम वैल्यू जो एक्सपर्ट ने तो दिसंबर में जाके लाइक की है आफ्टर 6 मंथ। नहीं, जो वैल्यूअर आपको वैल्यू लगा के देगा वो जून की लगा के देगा, उससे तो देखिए डेस्क बेस्ड वैल्यूएशन करनी है ना, तो आप उससे जो आपकी कट ऑफ रेट है उसकी वैल्यूएशन करवाइए, सब यूज होता रहा ना, मतलब आज वैल्यू क्या तो फर्क पड़ता है? नहीं। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सपोज करें गवर्नमेंट की कंपनी है, उसका ईयर एंड है 30 सितंबर, आज क्या महीना चल रहा है, जून चल रहा है, आप 30 सितंबर 2024 के लिए आज अपॉइंट हुए हैं, जी, आपने वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली है, जी, तो आप वैल्यूअर को ये कहेंगे ना 30 सितंबर 24 पे जो वैल्यू थी मुझे वो निकाल के दो। और उस हम पेमेंट टेस्ट भी करेंगे उसमें? बिल्कुल करेंगे, उसी पीरियड में इसके करेंगे। लिए एक चीज और आप ये जरूर देखें कि जो IAS 10 है हमारा, जो पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स के ऊपर है, वो इसको किस तरीके से एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग लेता है। तो मेरा ख्याल पोस्ट वाला अगर कोई इम्पेयरमेंट हो तो उसको एडजस्टिंग नहीं लेता, ठीक, वो नॉन एडजस्टिंग के साथ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो ठीक हाँ, है, तो वो उसका नहीं फर्क पड़ेगा। सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर एक ओपिनियन आपका मैं जानना चाहूंगा कि रियल स्टेट एंटिटीज के केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेशन नॉर्मल कंपनी से ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, तो उस पे कौन से कैवियट्स आप यूज करेंगे टू एवेलुएट वेदर दिस प्रॉपर्टी इज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और नॉट? जो रियल इस्टेट्स है ना वो रीट्स के अंदर आती हैं, वो NBFC के अंदर उसकी स्पेशल रेगुलेशन है, तो मेरे ख्याल आपको उसको एक बार ही देखना पड़ेगा, वो प्योरली आपका पूरा स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कहती है जहाँ पे वो ओवरराइड कर जाएगा तो स्टैंडर्ड ओवरराइड कर जाएगा, वो उसका क्लियर कट इस तरह जवाब नहीं है, वो रीट के कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो इज इट ऑल?